प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण विषय है, चैप्टर है जिसका नाम है डिपेंडेंसी थ्योरी अर्थात पराश्रितता का सिद्धांत। ये वो सिद्धांत है जैसे नाम ही स्पष्ट कर रहा है कि किस प्रकार से एक राज्य, एक देश दूसरे देश पर आश्रित हो जाता है। बहुत ही सामान्य और सरल भाषा में इसका यही तात्पर्य है, हाउ डज अ नेशन और हाउ डज अ स्टेट और हाउ डज अ कंट्री बिकम्स डिपेंडेंट ऑन अनदर नेशन और अ कंट्री। डिपेंडेंसी थ्योरी को मूल रूप से कॉलोनियलिज्म के परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है, समझा जाता है। You must be knowing it very well that colonialism is basically all about the relations between the ruled and the ruling nations, that is the governed and the governing nation। यानी एक राज्य, शासन करने वाला राज्य और दूसरा शासित होने वाला राज्य, इन्हीं दोनों के संबंधों के संदर्भ में उपनिवेशवाद की व्याख्या करी जाती है। तो कॉलोनियलिज्म जैसे जैसे ये बढ़ता गया, 1600 के बाद से, सन 1600 के बाद से और 20वीं शताब्दी के लगभग आधी शताब्दी तक, अंटिल द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो 16वीं शताब्दी से लेकर टिल द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द प्रॉब्लम ऑफ कॉलोनियलिज्म वॉज वेरी टेरेबल। तो ये लोग जो लगभग 350 साल का काल है, 1600 से लेकर 2050 तक का काल या 2045 तक का समय, यानी दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के काल तक उपनिवेशवाद अपने चरम पर था। तो ये जो 350 साल का काल है, इसी काल को जब हम लोग विश्लेषण करते हैं, इसको और डिस्क्राइब करते हैं, इसको एनालाइज करते हैं, तब वहाँ पर इस प्रकार की थ्योरी सामने आती है। कई विद्वानों ने, कई विचारकों ने इस प्रकार के संबंधों को, यानी जो कॉलोनियल वर्ल्ड में जो रूलर और रूल्ड के बीच में जो संबंध जो बने, उसको इस डिपेंडेंसी थ्योरी से व्याख्या करने का प्रयास किया। So the dependency theory has has roots in the colonial world. It has direct roots in the colonial history that ranges from around 1600 until the first half of the 20th century. So dependency theory is it is very much concerned with the colonialism, with the theory of colonialism. अच्छा, अब देखिए जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, इसको अगर हम सरल शब्दों में विश्लेषण करने का प्रयास करें, डिपेंडेंसी थ्योरी सेज इन वेरी सिंपल टर्म्स दैट द रिसोर्सेस फ्लो फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और फ्रॉम द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू द डेवलप्ड नेशंस। यानी बहुत सरल शब्दों में ये जो पराश्रितता का सिद्धांत है, इसका मूल विषय क्या है? रिसोर्सेस। इसका मूल विषय क्या? धन। इसका मूल विषय है साधन। तो धन और साधनों का, धन और संसाधनों का, हम कह लें रिसोर्सेस संसाधन होगा, तो धन और संसाधनों का प्रवाह अविकसित राज्यों से या अल्प विकसित राज्यों से विकसित राज्यों की ओर जाना, इसे हम कहते हैं द फ्लो ऑफ मनी एंड रिसोर्सेस फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज और फ्रॉम द लेस डेवलप्ड कंट्रीज और फ्रॉम द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज टू द डेवलप्ड कंट्रीज। This is called, this is a part of the dependent theory of dependence। यानी डिपेंडेंस थ्योरी ये बताता है, या थ्योरी ऑफ डिपेंडेंस ये इस बारे में फोकस करने का प्रयास करता है, ये जो पराश्रितता का सिद्धांत है, यानी जो आश्रित हो गया है एक देश दूसरे देश के ऊपर, उसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है कि जो तीसरी दुनिया के जो देश हैं, अच्छा, तीसरी दुनिया जब हम कहते हैं, यानी पहली दुनिया भी होगी, दूसरी दुनिया भी होगी और तीसरी दुनिया भी होगी, द फर्स्ट वर्ल्ड, द सेकंड वर्ल्ड एंड द थर्ड वर्ल्ड। तो फर्स्ट वर्ल्ड क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड इज बेसिकली द डेवलप्ड वर्ल्ड, यानी विकसित राज्यों को पहली दुनिया कहा जाता है, यानी पहली दुनिया कहा जाता है, द फर्स्ट वर्ल्ड, है ना। प्रथम विश्व के देश हैं ये। कौन से? जैसे अमेरिका है, जैसे कनाडा है, जैसे फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी और वेस्ट यूरोप के अन्य देश।
इनको फर्स्ट वर्ल्ड कहा जाता है, प्रथम दुनिया कहता है, पहला विश्व कहा जाता है। पहले विश्व के ये सारे देश हैं, क्योंकि यहाँ पर अमीरी है, यहाँ पर समृद्धि है, यहाँ पर विकास दिखता है, यहाँ पर साक्षरता का जो दर है बहुत हाई है, जो रहन सहन का दर है बहुत बहुत उच्च है, जो 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 आपके लिए फूड या हेल्थ या फूड जो स्टैंडर्ड्स हैं दे आर ऑल्सो क्वाइट हाई। तो इसलिए पहली दुनिया वो दुनिया है जो विकसित देश हैं, जो पूंजीवादी देश हैं और जो लोकतांत्रिक देश हैं। और ऐसे देशों में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है और वेस्ट यूरोप के अनेक देश हैं, है ना। सेकेंड जो वर्ल्ड है, व्हाट इज द सेकेंड वर्ल्ड? द सेकेंड वर्ल्ड इज बेसिकली दैट वर्ल्ड विच इज कैटेगराइज्ड बाय द सोशलिस्ट और द कम्युनिस्ट कंट्रीज। सोशलिस्ट यानी समाजवादी या साम्यवादी देशों से संबंधित देशों को दूसरी दुनिया के देश कहे जाते हैं। इसमें पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था, अब तो नहीं है, 1990 के बाद से ये 15 भागों में टूट चुका है। तो आज के दुनिया में केवल साम्यवाद चीन है, साम्यवादी चीन है, और हम कुछ अर्थों में कह सकते हैं क्यूबा भी है और वेनेजुएला भी है। ये दूसरी दुनिया के देश है जहां अब भी साम्यवाद देखा जा सकता है, शासन के रूप में, सरकार के रूप में। और तीसरी दुनिया वो है जहां पर ये वो देश हैं जहां पर कुछ अंशों में पहली दुनिया और दूसरी दुनिया के लक्षण पाए जाते हैं। अब बहुत सरल अर्थों में, बहुत सरल शब्दों में समझाने के लिए इंडिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, भारत का एग्जाम्पल ले लीजिए। भारत एक ऐसा देश है जहां पर अमेरिका और इंग्लैंड के संविधान के प्रभावों को हमने अपने संविधान में लिया है। जैसे फंडामेंटल राइट्स इज फ्रॉम अमेरिका, जैसे फेडरलिज्म इज अगेन फ्रॉम अमेरिका, पार्लियामेंट्री सिस्टम हैज बीन टेकन फ्रॉम इंग्लैंड, डिविजन ऑफ powers between the center and the states has been taken from the Canadian Constitution। संविधान का संशोधन भी कुछ अर्थों में कनाडा से लिया गया है, कुछ अर्थों में अमेरिका से और कुछ अर्थों में इंग्लैंड से लिया गया है। तो यानी जो तीसरी दुनिया के वो देश हैं जो मिक्स्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स या मिक्स्ड टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस को लेकर साथ चलते हैं। जैसे भारत में लोकतंत्र है, तो लोकतांत्रिक पद्धति देखा जाए मूल रूप से तो पहली दुनिया के देशों में ये रही है। दूसरी दुनिया से हमने क्या लिया, यानी सोवियत यूनियन से या साम्यवादी या समाजवादी देशों से हमने क्या लिया है, हमारे संविधान का जो चौथा भाग है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, उसमें हमने जो 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 किसानों से संबंधित जो प्रावधान है, जो युवाओं से संबंधित हैं, जो श्रमिकों से संबंधित है, जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो 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 प्रावधान है, उन सब का जो प्रभाव है वो समाजवादी या मार्क्सवादी विचारधाराओं से प्रेरित है। और वो सेकंड वर्ल्ड में यानी सोवियत यूनियन में होते थे पहले, चाइना के संविधान में आज भी कुछ देखा जा सकता है, वेनेजुएला में, क्यूबा में, है ना, कुछ और देशों में भी साम्यवाद जहाँ जहाँ है, ये सारे प्रावधान उन देशों में मिलते हैं। सो देयरफॉर देयर आर 3 वर्ल्ड्स, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड द थर्ड वर्ल्ड। तो ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी है इस बात को लेकर आर्ग्यू करती है कि जो तीसरी दुनिया के देश हैं, हाँ, तीसरी दुनिया के देश जो हैं वो गरीब देश हैं, निर्धन देश हैं, यहाँ पर साक्षरता का स्तर बहुत बहुत कम है, यहाँ पर जो जो हेल्थ और न्यूट्रिशन का जो स्टैंडर्ड है वो भी बहुत बहुत कम है। इस तीसरी दुनिया में कोई एक स्टेबल सोसाइटी नहीं है, स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है, यानी ये पहली दुनिया का ठीक विपरीत है। पहली दुनिया में जितनी चीज़ें हमें अच्छी दिखती हैं, है ना, एजुकेशन है, हेल्थ स्टैंडर्ड्स हैं, डेवलपमेंट है, गवर्नमेंट है, स्टेबिलिटी है, सब कुछ दिखता है, इसका ठीक विपरीत लगभग हमें थर्ड वर्ल्ड में दिखता है। तो जो पराश्रिता का सिद्धांत है, डिपेंडेंसी थ्योरी है, वो इस बात का विश्लेषण करती है कि डिपेंडेंसी क्यों हुई है। ये डिपेंडेंसी इसलिए हुई है क्योंकि तीसरी दुनिया के जो रिसोर्सेज हैं, तीसरी दुनिया के जो जो साधन या संसाधन है, जो यहाँ के लेबर है, जो यहाँ के आपने मिनरल्स हैं, जो यहाँ के खनिज पदार्थ हैं, जो यहाँ की खेती बाड़ी से उत्पन्न होने वाला अनाज है, ये सब यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुका है। कहाँ पर ट्रांसफ़र हो चुका है? फर्स्ट वर्ल्ड में जा चुका है। जो हमारे देश का रॉ मटेरियल है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का जो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल ये पिछले 350 सालों में सन 1600 से लेकर 1950 तक का, 1600 से लेकर 1950 तक यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना तक, कम से कम ये पीरियड 350 साल का ऐसा जब उपनिवेशवाद अपनी चरम सीमा पर था।
हालांकि उपनिवेशवाद तो संयुक्त राज्य की स्थापना के बाद भी चलता रहा। 1950 से लेकर 70 तक के दशक को ये जिसे कहते हैं द डिकेड ऑफ डीकोलोनाइजेशन के रूप में चलाया गया। 20 साल का जो समय था 1950 से लेकर 1970 तक, संयुक्त राष्ट्र ने इसको उपनिवेशीकरण के दशकों के रूप में चलाया, द डिकेड्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन। तो डीकोलोनाइजेशन यानी जो उपनिवेशवाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ ही अपने आप समाप्त नहीं हो गया, इसके पीछे बहुत स्ट्रगल्स हुए और जाकर 1970 तक जाकर ये कई सारे जो गुलाम देश थे वो 1970 तक के दशक में ही जाकर लिबरेट हो पाए। तो 350 सालों में तीसरी दुनिया का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया, दोहन किया गया, शोषण किया गया। इन तीसरी दुनिया के, चाहे वो अब तीसरी दुनिया में कौन कौन से देश आते हैं, जैसे अफ्रीकाई देश हुए, अफ्रीका पूरा बहुत बड़ा अफ्रीका का है, कम से कम 50 राज्य उसमें आएंगे अफ्रीका के। लैटिन अमेरिका भी बहुत बड़ा एक महाद्वीप है, लेकिन उसमें कम राज्य हैं, उसमें कम से कम 12-13 लैटिन अमेरिकन कंट्रीज होंगी। फिर एशिया भी बहुत ही, आप जानते हैं, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यहाँ पर एशिया में कुछ भागों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे साउथ ईस्ट एशिया को आप छोड़ दीजिए, है ना, जहाँ पर ये ताइवान है और मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, इनकी तो आर्थिक स्थिति फिर भी ठीक ठाक थी। लेकिन अधिकांश, जैसे साउथ एशिया है, साउथ एशिया तो पूरी तरीके से गरीबों का एक पूरा गढ़ रहा है। भारत में तो अब संपन्नता दिख रही है, भारत धीरे धीरे बढ़ रहा है 1990 के बाद हम देख रहे हैं, जब से ग्लोबलाइजेशन आया है। लेकिन उससे पहले हमारे यहाँ भी बहुत गरीबी हुआ करती थी, डेवलपमेंट बहुत अच्छा नहीं था। तो पूरा साउथ एशिया जो है एक डिपेंडेंसी का एक सिनारियो प्रेजेंट करता है। तो दुनिया के अधिकांश भागों में जो तीसरी दुनिया के देश थे, उन सारे देशों से ये रॉ मटेरियल्स यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहे थे। कहाँ जा रहे थे? पश्चिमी देशों में जा रहे थे, विकसित देशों में जा रहे थे, और अमेरिका में तो कम, लेकिन यूरोप में ज़्यादा जा रहे थे। क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड ये दो बहुत बड़े उपनिवेशवादी राज्य थे, बहुत बड़े कॉलोनियल स्टेट थे। इनके पास मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, इनके पास नेवल स्ट्रेंथ थी, इनके पास धन दौलत थी, इनके पास टेक्नोलॉजी थी, इनके पास फोर्स थी, चाहे वो इकोनॉमिक फोर्स हो, चाहे मिलिट्री फोर्स है, जिसके दम पर उन्होंने पूरी दुनिया को उन्होंने गुलाम बना रखा था। इसीलिए डिपेंडेंसी थ्योरी इनका जो 350 काल का ये जो समय है, 350 वर्षों का जो समय है, इसमें बहुत बुरी तरीके से दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, दुनिया के बहुत सारे देश पश्चिम के देशों के गुलाम बन गए, और इसी कारण से डिपेंडेंस बढ़ता गया, ये आश्रिता बढ़ती गई। और आज जो हम अनेक देशों में अभी भी जो गरीबी और लाचारी और बेरोजगारी और अशिक्षा, अंधकार, पिछड़ापन, अंधकारमय पूरा समाज, ये आज भी जो देख रहे हैं, ये 350 सालों का ये सारी देन है। It is you can say it is a gift of almost more than 350 years of slavery, continued slavery, suppression, intimidation, backwardness, exploitation, domination. So this is the result of the slavery, or this is the result of the colonialism that was carried on from the year 1600 until 1950, that is until the establishment of the United Nations. तो अब देखिए, ये जो पराश्रिता का सिद्धांत, ये इसी संदर्भ में ये आया है। तो ये जो इसका मूल जो विषय है इस थ्योरी का, वो ये है कि दैट द रिसोर्सेस फ्लो फ्रॉम द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज टू द डेवलप्ड कंट्रीज। अच्छा, अब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इनको क्या कहा गया? इनको पेरिफेरी कहा गया, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको कोर कहा गया। कोर, CORE, कोर का मतलब केंद्र। और डेवलप जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनको पेरिफेरी कहा गया। पेरिफेरी क्या मतलब है? यह हाशिए के देश है, हाशिए के देश है। दीज आर द स्टेट्स ऑफ द मार्जिन, दीज आर द लेफ्ट ओवर स्टेट्स, इन अदर वर्ड्स दीज आर रिडंडेंट स्टेट्स। इनका कोई काम नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में है तो, लेकिन इनका कोई महत्व नहीं है, ये दबे कुचले राज्य हैं, इसलिए इनको पेरिफेरी कहा जाए। पेरिफेरी यानी ये जिसका कोई वर्थलेस है, यानी मीनिंगलेस है। इनका मीनिंग बस इतना है, इनकी योग्यता बस इतनी, इनके पास प्रचुर मात्रा में ये प्राकृतिक संसाधन है,
नेचुरल वेल्थ इनके पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए बस इनकी वैल्यू इतनी है। लेकिन उस नेचुरल वेल्थ को ना ये निकाल सकते हैं, ना उसको प्रोसेसिंग कर सकते हैं, ना क्लीनिंग कर सकते हैं, ना उसको एकदम वो प्रोसेस करके एक नया शेप दे सकते हैं। केवल इनके पास जमीन में गड़ा धन है, लेकिन उसको निकालने का भी इनके पास सामर्थ्य नहीं है। टेक्नोलॉजी तो बहुत दूर की बात है, इनके पास तो धन भी नहीं है, इनके पास तो नॉलेज नहीं है, इनके पास कोई साइंटिफिक कोई एक्सपर्टीज नहीं है। इसलिए ये बहुत ही दयनीय राज्य है, दीनहीन राज्य है, इसलिए इनको पेरिफेरी कहा गया। और जो कोर है, CORE कोर जो है, वो पाश्चात्य देश है। उनके पास धन भी है, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, उनके पास बुद्धिमान व्यक्ति भी है, उनके पास साइंटिस्ट है, उनके पास इंजीनियर्स है, उनके पास हेवी अर्थ मूवर्स हैं, बड़ी बड़ी वैज्ञानिक मशीन है, तो उनके पास सब कुछ, इसलिए कोर है। अब देखिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के यानी जो पिछड़े देश हैं, उनके पास चूंकि कुछ भी नहीं है और जनता इतनी सारी है, उनके पास लाखों करोड़ों में जनता है, तो उसको खिलाएंगे क्या? इसलिए खिलाने के लिए भाई उनको पैसा चाहिए। उनके यहाँ जो दो ही चीज़ है, या तो एग्रीकल्चर है या दूसरी चीज़ है जो उनके यहाँ नेचुरल वेल्थ है। नेचुरल वेल्थ का मतलब है जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो यानी जंगल है, जंगल में जो लकड़ियां हैं, जंगल में जो फल फूल जो पैदा हो रहा है, या जमीन में गड़ी जो आप समझ मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, वही इनकी बस प्रोडक्ट्स इनके पास है। अदरवाइज इनके पास कुछ नहीं है। तो इसलिए ये अपने जंगलों से लकड़ियां काट काट कर फर्स्ट वर्ल्ड में भेजते हैं, यानी कोर कंट्रीज में भेजते हैं अपनी जनता का पेट पालने के लिए। अपने यहाँ से जो गड़ा जो धन है, यानी जो प्राकृतिक संसाधन है, खनिज पदार्थ है, उनको निकाल कर खोद कर ये वहाँ पर बेचते हैं, है ना। तो इस तरह से इनका पालन पोषण किसी तरह से चल पाता है। तो इसलिए ये जो इनके पास क्या है, जो हमने जैसे बताया खनिज पदार्थ है, इनके पास जंगल से संबंधित जो पदार्थ है, जो वुड्स हैं, जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, वो है ना। और इसी तरह से इनके पास चीप लेबर है ना, बहुत सस्ता श्रम है। भाई अंग्रेजों के समय आप जानते हैं बंधुआ मजदूरी, यहाँ से जो गरीब किसान होते थे उनको जबरन बंदी बनाकर अंग्रेज इनको बाहर सुदूर अफ्रीकाई देशों में भेजते थे, जहां पर जनता ज़्यादा नहीं थी इनके हिसाब से काम करने वाली। तो भारतीय जो मजदूर थे उनको बंधुआ बनाकर उनको शिप्स के माध्यम से लंबी सी जर्नी करी जाती थी, और उसमें कुछ कई तो मर जाते थे, कई बीमार हो जाते थे, कई बिल्कुल अशक्त हो जाते थे। जो ठीक ठाक बच पाते थे वहाँ जाते थे, उनको बंधुआ मजदूरी कराकर उनसे सब काम कराते थे और अपना ये लोग को फ़ायदा लेते थे अंग्रेज सरकार। तो इसलिए इस चीज़ को स्टडी करने के लिए ये इसी को डिपेंडेंसी थ्योरी कहा गया। और ये कहा गया है कि डिपेंडेंसी थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो ऐसा नहीं कि 1950 में आकर ख़त्म हो गई। ये डिपेंडेंसी थ्योरी आज भी चल रही है किसी न किसी रूप से, यानी जो आश्रित है, यानी जो कोर और परिफरी है, ये आज भी संबंध बने हुए हैं, ये संबंध खत्म नहीं हुए हैं, किसी न किसी रूप में आज भी चल रहे हैं। इतना हम लोग तो ग्लोबलाइजेशन के दौर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इस प्रकार के संबंध आज भी चले आ रहे हैं। भले ही कम हो गया, क्योंकि आज तो भाई हर देश स्वतंत्र हो चुका है, संप्रभु हो चुका है, हर देश की अपनी सरकार है, इसलिए वो वैसा विभत्स रूप तो नहीं है। लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि ये डिपेंडेंसी थ्योरी का अगर हम प्रचलन देखना चाहें तो आज भी किसी न किसी रूप में देखा जा सकता है। लेकिन अब पहले क्या हुआ देखिए, आफ्टर द यूनाइटेड नेशंस केम इनटू बीइंग, हमने भी कहा 1950 में 1945 में संयुक्त राष्ट्र बन गया, और 1949 में एक कमीशन की स्थापना करी गई थी संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में, जिसको शॉर्ट में कहते हैं UNCLA, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन लैटिन अमेरिका। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन लैटिन अमेरिका UNCLA की स्थापना करी गई थी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और ये जो UNCLA की स्थापना करी गई थी, इसका उद्देश्य था कि लैटिन अमेरिका में जो इतनी गरीबी, भीषण गरीबी और पिछड़ापन, अशिक्षा, तमाम तरीके की जो समस्याएं थी, जैसे किसी भी गुलाम देश में होता है, उसको स्टडी करने के लिए UNCLA की स्थापना करी गई थी। उस समय लैटिन अमेरिका भी बड़ी दीनहीन अवस्था में था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। बहुत सारे देश आप समझ लीजिए, साउथ अमेरिका वो कहलाता है ना, दक्षिण कोण कहलाता है, लैटिन अमेरिका कहलाता है, और लैटिन अमेरिका पर तो अमेरिका का प्रभुत्व बहुत ज़्यादा था। तो जैसे फ्रांस का अफ्रीकाई देशों पर बहुत प्रभुत्व था, ब्रिटेन का अफ्रीकाई देशों पर भी और एशियन कंट्रीज पर भी प्रभुत्व था, कॉलोनियलिज्म था। लेकिन लैटिन अमेरिका पर अमेरिका का कॉलोनियलिज्म था।
तो इसलिए लेटिन अमेरिका की हालत बहुत बुरी थी और लेटिन अमेरिका के संदर्भ में 1949 में यूएनसीएलए की स्थापना हुई थी इस बात को स्टडी करने के लिए। अब देखिए इसमें दो प्रमुख विद्वान इसमें बड़े बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे यूएनसीएलए के खोज में या उसके कार्यों में। एक का नाम था हैंस सिंगर, हैंस सिंगर HANS, हैंस सिंगर SINGER हैंस सिंगर। और दूसरा था रॉल प्रविश, रॉल RAUL, जैसे जॉन रॉल्स हम कहते हैं ना, लेकिन इसकी वो तो जॉन रॉल्स वाला RAWLS है, लेकिन ये जो रॉल है RAUL रॉल प्रविश PREBISCH प्रविश, रॉल प्रविश, हैंस सिंगर एंड रॉल प्रविश। ये दो ऐसे विद्वान थे, इन्होंने दो पेपर लिखे थे खास तौर से, और उस पेपर में इन्होंने चर्चा किया है कि दक्षिण अमेरिका में जो इतना पिछड़ापन था, डिप्राइवेशन था और भी समस्याएं थी, इसका मूल कारण क्या है। और इन्होंने जो पेपर प्रेजेंट किया था यूनाइटेड नेशंस में, उसमें इसी बात को इन्होंने हाईलाइट किया था कि लैटिन अमेरिका हैज़ बिकम डिपेंडेंट ऑन द डेवलप्ड कंट्रीज, अर्थात दक्षिण अमेरिका विकसित राष्ट्रों पर बहुत ज़्यादा आश्रित हो चुका था और मूल रूप से उसमें अमेरिका पर, अमेरिका साथ साथ यूरोप, लेकिन चूंकि अमेरिका एकदम लगा हुआ है लैटिन अमेरिका। आप वर्ल्ड मैप देखिए तो लैटिन अमेरिका के ऊपर मैक्सिको है और मैक्सिको के ठीक ऊपर अमेरिका है। तो इसलिए जो अमेरिका एक समृद्ध देश था, एक विकसित देश था, पूंजीवादी देश था, उस पर लैटिन अमेरिका बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गया था और इसलिए उसको भी कहा था बैनियन ट्री भी कहा जाता है। लैटिन अमेरिका चूंकि बहुत ज़्यादा बहुत आगे बढ़ नहीं पाया था बहुत लंबे समय तक, आज भी उसकी बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, बस ठीक ही ठीक है, साउथ एशिया से बहुत बेटर है हालांकि। तो लेकिन जो लैटिन अमेरिका को कहा गया है इट इज़ अंडर द बैनियन ट्री, अर्थात वो बरगद के पेड़ के नीचे है। बरगद का पेड़ क्या हुआ, बरगद का पेड़ को अमेरिका माना गया। अब आप जानिए बरगद का पेड़ इतना घना होता है, इतना लंबे एरिया में उसका जो पूरा सर्कमफ्रेंस होता है इतना व्यापक होता है कि उसके नीचे कोई भी दूसरे पेड़ या पौधे फल नहीं सकते हैं, वो पूरा नीचे फिर उसका ही साम्राज्य होता है। तो बैनियन ट्री जिस तरह से मतलब छाया देता है, कूलनेस देता है, शीतलता देता है, लेकिन फिर किसी अन्य पौधे को अपने नीचे पनपने नहीं देता है, उसी तरह से अमेरिका को बैनियन ट्री के रूप में देखा गया, जिसकी छाया या छत्र छाया में जिसकी छाया लैटिन अमेरिका पर पड़ रही है और ऐसी विकराल छाया पड़ रही कि लैटिन अमेरिका ग्रो ही नहीं कर पा रहा है। उसमें तो वन साइडेड रिलेशनशिप बना हुआ है, पूरी तरीके से अमेरिका का प्रभाव उस पर है और वो लैटिन अमेरिका आगे नहीं बढ़ पा रहा। वो पूरा उसके सारे खनिज पदार्थ सब कुछ वो सप्लाई हो रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं चूंकि पास में ही है, और अमेरिका उसको अपने मिट्टी के भाव वो सब दाम दे रहा है, बिल्कुल एकदम मिट्टी के कौड़ी जिसे कहते हैं ना, मिट्टी के दाम पर उसको वसूली कर रहा है और थोड़ा बहुत पैसा उसको दे देता है, बस इसी बात को स्टडी उन्होंने किया। अच्छा, अब देखिए उन्होंने कहा कि अगर यही स्थिति रही तो लैटिन अमेरिका अभी आगे आने वाले अनेक दशकों तक इसी प्रकार की समस्या से, निर्धनता से, गरीबी से ये जूझता रहेगा। ये एक तीसरी दुनिया का देश ही रहेगा, यहाँ कुछ नहीं रहेगा। हम हमेशा अमेरिका पर और उससे आगे जो यूरोप है हम उस पर हमेशा आश्रित रहेंगे, हमारा अपना कोई डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए इन्होंने ये चीज़ कहा कि इन्होंने कहा हमें इसके लिए एक काम ये करना चाहिए, इन्होंने कहा ISI। अब देखिए ISI, अब ISI का मतलब क्या हुआ है, इन्होंने दो चीज़ कही, एक तो इन्होंने कहा इंडस्ट्रियलाइजेशन और दूसरा ISI। इन्होंने कहा पहली बात तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना पड़ेगा, औद्योगिकरण की प्रक्रिया को अपने यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। कहा जैसे भी हो, यानी हमें इंडस्ट्री वो नहीं दे रहा, हमें टेक्नोलॉजी अमेरिका तो देगा नहीं, लेकिन लैटिन अमेरिकन जो कंट्रीज़ हैं 12-13 जो कंट्रीज़ हैं, हमें उनमें आपस में सहयोग करके जिसके पास जो टेक्नोलॉजी है, भाई अगर वेनेजुएला के पास बेटर टेक्नोलॉजी वो हमको दे, ब्राज़ील ने कहा हमारे पास जो टेक्नोलॉजी होगी हम अर्जेंटीना को देंगे, सबको देंगे, इक्वाडोर ने भी यही कहा, पैराग्वे ने भी यही कहा, यूरुग्वे ने ये भी कहा, चिली ने ऐसा कुछ कहा। तो यारी ये जो लैटिन अमेरिका देश थे, इन्होंने कहा कि बजाय हम अब दूसरे देशों पर, बाहरी देशों पर हम
आश्रित रहें, हम उनके इंडस्ट्री के सामान अपने यहाँ मंगाएं। इससे अच्छा हमें एक दूसरे के साथ सहयोग कर लेना चाहिए। हम जो लैटिन अमेरिका के जो विभिन्न देश है जिनके पास जो भी इंडस्ट्री है, छोटा मोटा कारखाना है, उसी को आपस में शेयर करें। हमारे आदमी उनके यहाँ जाए, उनके आदमी हमारे यहाँ जाए। और इस तरह से, जैसे एक आपको याद होगा, पढ़ा होगा, साउथ साउथ कमीशन बना था, है ना। साउथ साउथ का एक तो नॉर्थ साउथ कमीशन था, एक दूसरा था साउथ साउथ कमीशन। जब ये अंगटैड और ये सब यूरोग्वे राउंड की जो बैठकें हुआ करती थी, नॉर्थ साउथ डायलॉग जो होता था 1970 के दशक में, अनटैग्ड नाम के था, UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये 1970 के दशक से चला था और उसमें यूरोग्वे राउंड, बहुत सारे यूरोग्वे राउंड था। और यूरोग्वे कहाँ है? लैटिन अमेरिका में ही है। तो उस समय 1970 के दशक में इन्हीं संदर्भ में बात हो रही थी। यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ये एक कमीशन बनाया गया था जो ट्रेड और डेवलपमेंट कैसे होगा, है ना, इन सब के बारे में वो बातचीत करता था। और उसकी बैठकें यूरोग्वे में होती थी, इसलिए यूरोग्वे राउंड कई बार ये वहाँ पर हुआ था, कई बार वहाँ पर इस तरह की मीटिंग हुई। तो इन्होंने कहा पहली बातों में इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ प्रमोट करें। लैटिन अमेरिका के जो विभिन्न देश हैं, हम सब एक दूसरे की इंडस्ट्री का, इंडस्ट्रियल जो एक्सपर्टीज़ है, नॉलेज है, इनका एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें, आपस में ट्रांसफ़र करें और अपनी 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 कह रहे हैं अपनी सामर्थ्य को बढ़ाएं। एक तो इन्होंने ये कहा। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हमें ISI को प्रमोट करना चाहिए। अब ISI पाकिस्तान वाला नहीं है ना, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस वो वाला नहीं है जिसके बारे में आप लोग दिन रात सुनते हैं, पढ़ते हैं। ISI का मतलब है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब भाई ये क्या है इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन? अब देखिए, अभी तक ये था कि इम्पोर्ट का मतलब आयात, सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी हम आयात करेंगे। इम्पोर्ट यानी दो होता है, एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट होता है जब एक्सपोर्ट, EXPORT, जब हम अपने यहाँ का सामान बाहर भेजते हैं, उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, निर्यात कहते हैं, है ना। और इंपोर्ट किसे कहते हैं? इनकमिंग को जो होता है, इनकमिंग यानी इंपोर्ट, है ना। इंपोर्ट यानी जो आप कह लिए कि जो बंदरगाह से सामान उतर रहा है, हमारे अंदर आ रहा है, उसे कहते हैं इंपोर्ट। तो इंपोर्ट जो सामान हो रहा है, नहीं बाहर के देशों से जो हम आयात कर रहे हैं, हम ले रहे हैं, आ रहा है, उसे इंपोर्ट कहते हैं। तो इन्होंने कहा अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्थात हम उनके सामान को इंपोर्ट कर रहे थे और अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था? जब हम किसी बाहर के देश का सामान लेंगे तो हमें पैसा देना पड़ेगा। भाई जितना पैसा देंगे उतने हम खंगाल होते जाएंगे। अच्छा, बाहर से जो सामान ले रहे हैं, अगर आपकी बार्गेनिंग पावर कम है, जो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है, अगर आपकी बार्गेनिंग पावर कम है, अगर आपकी इकोनॉमिक पोजीशन वीक है, आर्थिक स्थिति अगर कमज़ोर है, तो आप बार्गेनिंग भी नहीं कर सकते। आपकी ज़रूरत है बाहर से कोई सामान लेने के लिए, दवाइयाँ लेना, जीवन रक्षक जो दवाएं होते हैं जैसे लाइफ सेविंग मेडिसिन है, आपके पास पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आपको बाहर से खरीदना पड़ेगा। अब बाहर वाला मुंह मांगे दाम आपसे लेगा, आपको देना ही पड़ेगा। अपनी जनता को बचाना है तो देना ही पड़ेगा, है ना। जैसे कोविड के दौरान हुआ था, भारत ने तो सबको फ्री गिफ्ट किया, बहुत सारे, कम से कम 150 देशों को, 150 देशों को भारत ने अपनी हाइड्रोक्लोरोक्विन, ऑक्सी HQL जो मेडिसिन का नाम था, है ना, वो भारत ने फ्री सप्लाई बहुत देशों को किया उन्होंने। लेकिन बाहर वाले हमको फ्री नहीं करेंगे। तो इसलिए जब हम बाहर का सामान लेंगे तो हम अपने पैसा उनको देंगे, पेमेंट करेंगे। जितना ज़्यादा हम सामान लेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा पैसा निकलता जाएगा। लेकिन हमारे पास अगर कुछ भी नहीं है, बस अपने घर द्वार बेच करके, ज़मीन जायदाद बेच करके पैसा हम किसी तरह ला रहे हैं, तो हम बाहर का सामान खरीद ला रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है? हम कंगाल होते जा रहे हैं। आई एम गेटिंग बैंकरप्ट डे बाय डे। तो यही सब चलता था उस समय लैटिन अमेरिका में कि आप बाहर के सामान तो ले रहे हैं, पाश्चात्य देशों के सामान तो ले रहे हैं, अमेरिकन गुड्स तो ले रहे हैं, यूरोपियन गुड्स तो ले रहे हैं, लेकिन पैसा आपके पास कहाँ है? आपके पास कोई इंडस्ट्री तो लगी नहीं, कोई टेक्नोलॉजी तो है नहीं। तो आप अपना जो आपके जो उत्पाद हैं, जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस जिसे कहते हैं, आप या तो उनको बेच रहे हैं, जंगल की लकड़ियाँ काट कर बेच रहे हैं, सैंडलवुड से आप उनको काट के बेच रहे हैं, रबर प्लांट्स हैं, रबर प्लांट्स हैं, उसको आप काट के बेच रहे हैं, बैम्बू ट्रीज आप उनको काट कर बेच रहे हैं। तो आपके यहाँ तो जंगल खत्म होते जा रहे हैं।
या आपके यहाँ जो भी आयरन ओर है, बॉक्साइट है ना, इस तरह के जो और अन्य खनिज पदार्थ है, कोल है, आप उसको निकालते आ रहे, एक्सट्रैक्शन करते आ रहे हैं और आप मुंह मांगे दामों पर पाश्चात्य देशों में बेचते आ रहे हैं और आप बदले में वो चीज़ ले रहे हैं जिससे आपकी ज़िंदगी चल पाए या जो आपको अपने शौक पूरे कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा इस प्रकार का ISI यानी इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट इंडस्ट्रियलाइजेशन हमको नहीं करना है। अब से क्या करना, हमें आयात बंद कर देना, इन्होंने कहा, और अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना है। जो लैटिन अमेरिका के विभिन्न देश है उसके इंडस्ट्रीज को हमें प्रमोट करना होगा। तो ये इन्होंने जो स्टडी किया, जो हैंस सिंगर और रॉल प्रेविस्ट ने UNCLA के माध्यम से जो इन्होंने जो स्टडी किया और अपने जो पेपर्स लिखे 1949 में 2 रिसर्च पेपर्स लिखे, उनके माध्यम से इन्होंने ये मोटा मोटा इन्होंने सुझाव दिए, है ना, और कहा इसी तरीके से हम अपनी समस्याओं से ऊपर उठ सकते हैं। तो अच्छी बात है। देखिए यहीं से इन्होंने डिपेंडेंसी थ्योरी का एक सीरियस अध्ययन शुरू हुआ। अब देखिए डिपेंडेंसी थ्योरी को 2 तरीके से देखा गया है। एक तो वो है जिसे कहते हैं लिबरल रिफॉर्मिस्ट, और दूसरे वो है जिसे न्यू मार्क्सिस्ट कहा था। लिबरल रिफॉर्मिस्ट, लिबरल यानी उदारवादी सुधारवादी, उदार सुधारवादी आप कह लीजिए, लिबरल रिफॉर्मिस्ट, है ना, जो रिफॉर्म करना चाहते हैं लेकिन कैसे, लिबरलिज्म के माध्यम से, जो ये कहते हैं कि भाई डिपेंडेंसी थ्योरी को हम दूर कर सकते हैं लेकिन इसका भी तरीका होगा। तो उन्होंने लिबरल रिफॉर्मिस्ट कहा जाता है। अब इनका क्या तात्पर्य, इन्होंने क्या सुझाव दिए, इन्होंने कहा कि हमें अपने जो पराश्रिता का सिद्धांत है इसको दूर करने का हमारे पास तरीका क्या है, हम पाश्चात्य देशों से टेक्नोलॉजी लें, हम अपने देश के संविधान में अपने देश की शासन व्यवस्था में परिवर्तन करें और बाहर के देशों से, पाश्चात्य देशों से हम टेक्नोलॉजी लें, हम उनका इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ मंगाएं, हम अपनी बाजार खोलें, हम अपनी लोकल मार्केट बाहर के उद्योगपतियों के लिए, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के लिए अपनी मार्केट खोल दें। तो जैसे जैसे उनकी हमारे यहाँ बाजार खुलेगी यानी हमारी लोकल मार्केट्स खुलेंगी, पाश्चात्य देश के लोग आएंगे, उनकी टेक्नोलॉजी आएंगी, उनकी मशीनें आएंगी, उद्योगपति आएंगे, उनका इन्वेस्टमेंट आएगा, तो वैसे वैसे हमारे यहाँ गरीबी दूर होगी। भाई वो अपनी इंडस्ट्री हमारे सेटअप करेंगे, वो इंडस्ट्री कुछ ना कुछ पैदा करेगी, है ना, उत्पादन करेगी, उस उत्पादन का एक हिस्सा उनके पास चला जाएगा लेकिन एक उत्पादन का हिस्सा हमारे पास भी होगा। भाई कोई फॉरेन इंडस्ट्री हमारे आएगी तो लोकल आदमी तो हमारे होंगे, जो हमारे गांव के होंगे या शहर या कस्बे के होंगे, वही तो काम करेंगे, इससे उनको रोजगार मिलेगा और एक पोर्शन भले ही वापस चला जाएगा, जो पैसा प्रोड्यूस होगा, जो खरीदारी करेगा आदमी, उसका एक हिस्सा बाहर चला जाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारा भी फायदा होगा। तो इसको कहते हैं लिबरल रिफॉर्मिस्ट। दीज आर कॉल्ड लिबरल रिफॉर्मिस्ट कि हु फेवर सम काइंड ऑफ रिफॉर्म विद इन द गवर्नेंस, जो शासन के स्तर में इस सरकार से ही उम्मीद करते हैं कि आप अपने यहाँ अपने दरवाजे जो बंद है देश का खोलिए। अब बाहर के देशों से कहिए तुम आओ भाई, तुम आओ, अपनी अपनी इंडस्ट्री लेकर आओ, अपना पैसा लेकर आओ, टेक्नोलॉजी लेकर आओ, अपने विद्वान लेकर आओ, वैज्ञानिक लेकर आओ, हमारे यहाँ सब लगाओ, अपनी दुकानें लगाओ और जो भी इससे हमारे यहाँ कंट्रीब्यूट कर सकते हो वो करो। तो इनको लिबरल रिफॉर्मिस्ट कहा गया। दूसरी बात, जो दूसरा कहा गया नियो मार्क्सिस्ट। अब देखिए जो नियो मार्क्सिस्ट हैं, न्यू मार्क्सिस्ट इसके ठीक विपरीत कहते हैं। न्यू मार्क्सिस्ट बिल्कुल इसके फेवर नहीं है। उन्होंने कहा ये क्या है, आप तो और गड्ढे में चले जाएंगे। जो बाहर का आदमी आएगा, बाहर का पूंजीपति आएगा, बाहर का उद्योगपति आएगा, तो क्या यहाँ पर आपके लिए, क्या वहाँ पर कोई चैरिटी खोलेगा, कोई फ्री अस्पताल आपके लिए खोलेगा, कोई आपको ऐसे ही ग्रांट दे देगा? अरे कुछ भी वो लगाएगा, वॉट एवर ही इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर कंट्री, ही इज गोइंग टू एक्सट्रैक्ट मोर देन वॉट ही इज गोइंग टू इन्वेस्ट। वो अगर उसने 100 रुपये का आपके यहाँ कोई फैक्ट्री लगाई तो वो विश्वास मानी 500 रुपये यहाँ से लेकर चंपत हो जाएगा। तो बाहर का उसने कहा इट इज अ न्यू काइंड ऑफ कॉलोनियलिज्म। उसने कहा आप तो उपनिवेशवाद को और बढ़ावा दे रहे हैं। तो उसने कहा ये भूल जाइए ऐसा कुछ होना है। अब देखिए यहाँ पर न्यू मार्क्सिस्ट ने इसी बात को चिताया। न्यू मार्क्सिस्ट हैं, अब ये न्यू मार्क्सिस्ट कह लें या जो डिपेंडेंसी थ्योरी के जो लिबरल रिफॉर्मिस्ट नहीं, जो लैटिन अमेरिका का जो एक विद्वान वर्ग था और दूसरा था न्यू मार्क्सिस्ट था। तो एक तरह से तीन हम कह लें, एक लिबरल रिफॉर्मिस्ट था, इसको तो भाई इसकी तो आलोचना हो गई, तो आउट ऑफ रेस हो गया। अब दूसरा कौन था, लैटिन अमेरिकन स्कॉलर्स, जिसमें हैंस सिंगर और रॉल्फ प्रेविस्ट थे, है ना, हैंस सिंगर और रॉल्फ प्रेविस्ट थे, ये दूसरा स्कूल ऑफ थॉट था। और तीसरा स्कूल ऑफ थॉट था न्यू मार्क्सिस्ट का, जिसमें पॉल ए बरान थे, पॉल ए बरान,
द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ, इनकी पुस्तक का नाम है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ, पॉल ए बरान, BARAN, बरान, पॉल ए बरान, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ, इन्होंने पुस्तक लिखी थी, है ना। ये पुस्तक आई थी 1957 में, किताब आई थी पॉल ए बरान की। इसके अलावा पॉल स्वीजी एक और विद्वान थे, पॉल स्वीजी, पॉल तो हो गए PAUL, स्वीजी SWEEZEY, स्वीजी, है ना, पॉल स्वीजी। और एक और थे एंड्रे गुंडर फ्रैंक, एंड्रे ANDRE, एंड्रे गुंडर GUNDER, गुंडर, और फ्रैंक FRANK, फ्रैंक, एंड्रे गुंडर फ्रैंक। ये 3 जो विचारक है प्रमुख, ये न्यू मार्क्सिस्ट हैं, जिसमें सबसे प्रमुख कौन है? पॉल ए बरान, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ ग्रोथ, है ना, 1957 में उन्होंने किताब लिखा था। और एक और मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे जिनका नाम था वॉल्टर रॉडनी, WALTER, वॉल्टर रॉडनी, RODNEY, रॉडनी, वॉल्टर रॉडनी की पुस्तक आई थी 1972 में। इस पुस्तक का नाम था हाउ यूरोप हैज अंडर डेवलप्ड अफ्रीका, ये पुस्तक आई थी 1972 में। और इन सारी ये 4 विद्वान हैं, दे ऑल बिलोंग टू द न्यू मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। लेकिन जबकि हैंस सिंगर और रॉल प्रवेश ये लैटिन अमेरिकन स्कॉलर्स थे जिन्होंने विशेष रूप से उधर फोकस किया, तो लिबरल रिफॉर्मिस्ट तो पिक्चर के बाहर हो गए। अब थोड़ी सी बात कर लिया जाए, ये लोग क्या कहते हैं। अच्छा, अब देखिए, लैटिन अमेरिका जो स्कॉलर्स थे, हैंस सिंगर और रॉल प्रवेश, इन्होंने पहली बात इस बात का खंडन किया कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी जो आई है, या ये इन्होंने जिस बात को कहा डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है, इन्होंने पहली बात ये कहा कि दिस थ्योरी इज इन रिएक्शन टू द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, यानी आधुनिकता का सिद्धांत का खंडन किया। यानी कहने का तात्पर्य है कि दिस थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी हैज कम एज अ रिएक्शन टू द थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन। अब देखिए, मॉडर्नाइजेशन की क्या थ्योरी थी, अगर आपको याद हो, मैं आपको क्लास में पढ़ा भी चुका हूं कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन का आपने सुना होगा एडवर्ड शिल्स, है ना, आपने नाम सुना हुआ, उससे बड़ा अच्छा खासा थ्योरी है। मॉडर्नाइजेशन इज लिबरेशन फ्रॉम द वेस्ट, है ना, जिसने वो कहा था मॉडर्नाइजेशन इज लिबरेशन फ्रॉम द वेस्ट, और जिसने मॉडर्नाइजेशन के 5 पैरामीटर्स दिए थे, 5 पैराडाइम्स दिए थे, है ना। और उसमें बहुत सारी उसने बात कही थी। पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन के नाम से ही एडवर्ड शिल्स की किताब है। और साथ साथ लूसियन पाई की पुस्तक है, उसका विचार है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट, है ना, ये दूसरे विचारक है। डेविड एप्टर भी एक तीसरा विचारक है। बहुत सारे विचारक है जिन्होंने थ्योरी ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन एंड थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट पर काफी बड़ी बड़ी बातें कही हैं। इन सारे विचारकों ने यह कहा कि मॉडर्नाइजेशन विल कम एज अ नेचुरल प्रोसेस विद इन ऑल कंट्रीज। जो थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन है एडवर्ड शिल्स की, लूसियन पाई की या डेविड एप्टर की, इन सब की थ्योरीज की एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कॉमन ग्राउंड ये है कि इन्होंने कहा विकास या आधुनिकता तो हर देश में आएगी ही, लेकिन एक स्टेजेस के आधार पर, अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर स्टेज। इन्होंने कहा कि द डेवलपमेंट डजंट एल्यूड एनी कंट्री। देखिए कैसे स्टेटस को मेंटेन करना चाहते हैं, कैसे अमेरिकन या वेस्टर्न हेजेमनी को ये बनाए रखना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि देखिए मॉडर्नाइजेशन और डेवलपमेंट इज नॉट समथिंग यूनिक, इट इज नॉट यूनिक टू द वेस्टर्न सोसाइटीज। ऐसा नहीं आधुनिकता या विकास या वेस्टर्नाइजेशन ये केवल पाश्चात्य देशों के लिए बने हैं। अरे भाई ये तो सब देशों को मिलेगा ही, सूनर या लेटर, आगे पीछे सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसके लिए थ्रू स्टेजेस आएगा, यानी निश्चित चरणों में आएगा, लेकिन सबके पास, सबके देशों में आधुनिकता पहुंचेगी। भाई हमारे यहाँ भी कहा गया था ना, ट्रिकल डाउन थ्योरी कहा गया था। ट्रिकल डाउन थ्योरी जो नेहरूवियन मॉडल था, नेहरूवियन मॉडल ऑफ सोशलिज्म था, उसमें भी कहा गया था कि ट्रिकल डाउन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, यानी विकास आएगा केंद्र से, जब पैसा रिलीज किया जाएगा धीरे धीरे एकदम लोकल लेवल पर भी आएगा।
तो यानी विकास जो केंद्र के स्तर से शुरू किया जाएगा वो एक ना एक दिन एकदम स्थानीय स्तर पर भी पहुंचेगा, पंचायत के स्तर तक भी पहुंचेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी, और इस बात को तो चरितार्थ कर दिया था, है ना, बहुत पहले 1989 में स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने भी कह दिया था कि केंद्र जो 1 रुपया ऊपर से भेजता है उसमें से कुल 15 पैसे ही गांवों तक पहुंच पाता है। ओनली 15 पैसे is able to reach the bottom most of the Indian society, that is to the villages। तो इसी तो ट्रिकल डाउन थ्योरी कहते हैं, इसी बात को मॉडर्नाइजेशन थ्योरी भी कहता है। इसलिए भाई हमारे यहाँ जो नेहरूवियन सोशलिज्म था फेल हो गया, 1990 के बाद से एलपीजी आ गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ गया, और इसी बात को मॉडर्नाइजेशन थ्योरी भी कहता है। भारत में ने भी फिर भाई नेहरूवियन सोशलिज्म को 1990 के बाद डिस्कार्ड कर दिया। 40 साल तक चला, लेकिन कहा कोई बहुत ज़्यादा तो हुआ नहीं उसमें। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ उसको कहा गया, यानी 2.5% पर एनम के हिसाब से इकोनॉमी ग्रो कर रही थी 1950 से लेकर 1990 तक का, और कहा गया कि भाई इस तरह से चलता रहा तो हम तो पिछड़े देश में हमेशा रहेंगे, अगले 50-60 साल तो हम इसी तरह से 2.5% से ग्रो करेंगे, हम तो बांग्लादेश से भी गए गुजरे, अफ्रीकाई देशों से भी नीचे पहुंच जाएंगे। इसलिए भाई उस समय कि 1990 के बाद से परिस्थितियां बदलने लगी, बहुत कुछ बदल गया, इसलिए ग्लोबलाइजेशन की विचारधारा हमारे देश में आई। और इसी तरह से इन लोग ने भी कहा, हाइंस सिंगर, रॉल्फ प्रेबिश ने भी यही कहा कि भाई अब तो समय आ गया कि हमें मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को तिलांजलि दे दे, भूल जाएं। ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी हमें कुछ दे नहीं सकती है, ये तो कहते हैं कि धीरे धीरे आएगा। उन्होंने कहा कि कभी आएगा ही नहीं। हैंस सिंगर ने और रॉल्फ प्रेबिश ने कहा जिस हिसाब से एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है अभी, जिस हिसाब से कोर और पेरिफेरी के बीच में संबंध बने, गुलाम और मालिक के बीच में दास और स्वामी की तरह से, उस हिसाब से तो मॉडर्नाइजेशन का तो एम भी नहीं आएगा। Not even the first letter of modernization, that is M, is going to come to the third world countries. Therefore, they favored, we have to discard the theory of modernization. It is not going to do any benefit. Rather, it will function as a tool of colonialism, as a tool of Western imperialism. और भाई लेनिन ने और रोजा लग्जमबर्ग ने तो इंपीरियलिज्म के लिए तो यही तो कहा था, इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ colonialism. इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। अर्थात पूंजीवाद का चरम साम्राज्यवाद है, पूंजीवाद का चरम साम्राज्यवाद है। तो इसलिए मॉडर्नाइजेशन क्या है? लेनिन ने और सासा रोजा लग्जमबर्ग ने, जो पोलैंड की बहुत बड़ी मार्क्सिस्ट स्कॉलर थी, उसने तो कहा कि जो मॉडर्नाइजेशन है तथाकथित, दैट इज नॉट मॉडर्नाइजेशन, दैट इज वेस्टर्न कलोनियलिज्म, दैट इज वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। इसलिए ये जो मॉडर्नाइजेशन जिसको ये बड़े बड़े पाश्चात्य विद्वान कह रहे हैं, ये तो कलोनियलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, इंपीरियलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मॉडर्नाइजेशन थ्योरी सवाल ही नहीं उठता, वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस थ्योरी एट द अर्लीस्ट। तो ये ध्यान रखिएगा विद्यार्थियों, प्लीज ये ध्यान रखिएगा कि दैट मॉडर्नाइजेशन थ्योरी हैज बीन डिस्कार्डेड बाय द डिपेंडेंसी थ्योरी, बाय द डिपेंडेंसी थ्योरी। Dependency theory is, it is a reaction against the theory of dependency. This dependency theory is a reaction against the theory of modernization, है ना। जैसे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन और ये वो सब बताया गया था, उन्होंने कहा यही तो मॉडर्नाइजेशन है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी, उन्होंने कहा कि ये वो नहीं है कि भाई वो पहले आ चुका तो अब जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज अब आ रहे हैं, भाई इन लोग ने, इनको यही मानना था, जो मॉडर्नाइजिंग जो डेविड एप्टर और एडवर्ड शो, उन्होंने कहा कि भाई आज जो पिछड़े देश हैं, गरीब देश हैं, एक समय हम लोग भी इसमें पिछड़े थे, गरीब थे। यूरोप भी एक समय पिछड़ा गरीब था, हमारे यहाँ भी मध्यकाल का समय चल रहा था, हम लोग भी आपस में लड़ मर रहे थे, हमारा कुछ भी नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हमारे यहाँ मॉडर्नाइजेशन आया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया, उसके फायदे आए, टेक्नोलॉजी आई। इसी तरह से आज आप भले ही गरीब हैं, पिछड़े हैं, लेकिन अभी कुछ साल बाद, कुछ दशकों के बाद आपकी गरीबी, पिछड़ापन दूर हो जाएगा। और इसका दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है अपने देश के दरवाजे खोल दो, अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दो, दुनिया भर के मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस और टेक्नोलॉजी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आने दो, और देखो कायाकल्प हो जाएगी। यानी जो सब्ज बाग दिखाने वाली बात थी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो दिखाने की बात थी, वो ये लोग दिखाने का प्रयास कर रहे थे। तो इसीलिए हैंस सिंगर, रॉल्फ प्रेबिश ने इस मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया। ठीक,
अब देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था इसके भी दो पार्ट है बेसिकली। पहला पार्ट तो हमने कहा था लिबरल रिफॉर्मिस्ट, वो तो पहले ही खारिज हो चुका है। अब देखिए, विद इन द डिपेंडेंसी थ्योरी देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। एक तो हमने बताया, एक तो लैटिन अमेरिकन जो थिंकर्स का है और दूसरा जो मार्क्सिस्ट थिंकर्स का है। अच्छा, अब देखिए, जो दोनों में पर्याप्त अंतर है। जो लैटिन अमेरिकन थिंकर्स हैं, है ना, जिसमें हैंस सिंगर और रॉल्फ प्रेबिश का नाम आता है, और इन दोनों की जो थीसिस है उसे कहते हैं सिंगर प्रेबिश थीसिस, सिंगर प्रेबिश एक्सिस। ये ध्यान रखिएगा, सिंगर प्रेबिश एक्सिस, दोनों का सरनेम ले लिया, हैंस सिंगर का सिंगर, रॉल्फ प्रेबिश का प्रेबिश, तो सिंगर प्रेबिश एक्सिस या सिंगर प्रेबिश थीसिस, कुछ भी नाम ले लें। और ये जो थ्योरी दे रहे हैं उसी को शॉर्ट फॉर्म में कहा गया, ये थीसिस इनकी है। तो अब देखिए, जो लैटिन अमेरिका के जो डिपेंडेंसी थ्योरी के स्कॉलर्स हैं और जो न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरी के स्कॉलर्स हैं, अलग अलग हैं। जैसे हमने बताया, पॉल ए बरान ये न्यू मार्क्सिस्ट है, अमेरिकन है ना, और पॉल स्वीजी और साथ साथ एंड्रे फ्रैंक गंडर, ये तीनों मिलाकर ये न्यू मार्क्सिस्ट हैं। और रॉल्फ प्रेबिश हैं और ये हैंस सिंगर हैं, साथ साथ सेल्सो फुर्टाडो हैं, सेल्सो फुर्टाडो CELSO, सेल्सो फुर्टाडो FURTADO, सेल्सो फुर्टाडो, है ना। और साथ साथ ये है अनिरबल पिंटो, बड़े अजीब सा नाम है, अनिरबल पिंटो, ANNIBAL, अनिबल पिंटो, PINTO, पिंटो, अनिबल पिंटो, है ना, सेल्सो फुर्टाडो, हैंस सिंगर, रॉल्फ प्रेबिश, ये सब कहाँ के लैटिन अमेरिकन ये स्कॉलर्स हैं। अच्छा, अब दोनों में पर्याप्त अंतर, काफ़ी ज़्यादा अंतर है। लेकिन पहले एक बात बता दें कि इन दोनों के जो मीटिंग ग्राउंड्स भी हैं, दोनों के कुछ सामान्य बातें भी हैं, कॉमन ग्राउंड भी, और कुछ अलग करने वाले भी बातें हैं। अच्छा, पहले सामान्य बात क्या है? एक बहुत जो सामान्य बात वो है कि दोनों ने ये माना, न्यू मार्क्सिस्ट ने और लैटिन अमेरिकन स्कॉलर्स ने दोनों ये माना, दोनों वर्गों ने ये माना, समुदायों ने माना कि द टेक्नोलॉजी इज द मेन फैक्टर दैट क्रिएट्स अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द डिपेंडेंट एंड बिटवीन द कोर एंड द पेरिफेरी। इन्होंने कहा टेक्नोलॉजी and technological development, these are the two tools that differentiate between the core and the periphery. This is the common ground between the two schools of thought within the dependency theory, है ना। तो इन्होंने कहा कि जो टेक्नोलॉजी है, यानी जो प्रौद्योगिकी है, और साथ साथ जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, प्रौद्योगिकी का विकास, ये दो ऐसी चीज हैं जो कोर और पेरिफेरी को डिवाइड करती हैं, दोनों में दूरियां बढ़ाती हैं। इन्होंने कहा कि भाई, आज जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, कोर कंट्रीज कही जा रही है, आखिर क्यों, क्या वजह है? तो इनके हिसाब से इट इज द टेक्नोलॉजी एंड द टेक्निकल एक्सपर्टीज, द टेक्नोलॉजिकल साइंटिफिसिज्म दे हैव। जो टेक्निकल नॉलेज है इनके पास, टेक्निकल एक्सपर्टीज है, टेक्निकल विजडम है, और साथ साथ इनके पास टेक्निकल साइंटिस्ट हैं, और इन सब ने मिलकर टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया है। तो इस सारी टेक्नोलॉजी के वजह से और टेक्नोलॉजिकल विजडम के वजह से आज पाश्चात्य देश विकसित देश है, पूंजीवादी देश हैं, और ये लोग कोर कंट्रीज हैं, और यही लोग हमारा दोहन कर रहे हैं। ये दोनों स्कूल ऑफ थॉट मानते हैं, है ना। यहां पर कोई इन दोनों में डिफरेंस नहीं है, दोनों का मीटिंग पॉइंट एक है। इसलिए इन्होंने कहा कि भाई, बहुत जरूरी है कि हमें टेक्नोलॉजी को आपस में शेयर करना चाहिए, मतलब साउथ और नॉर्थ में नहीं, विद इन द साउथ कंट्रीज, यानी विद इन द डेवलपिंग कंट्रीज को हमें शेयर करना चाहिए, एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। यह तो यहां तक तो बात क्लियर है। लेकिन अब देखिए, थोड़ा सा अंतर क्या है दोनों में। अब अंतर यह है कि जहां पर टेक्नोलॉजी को लेकर कॉमन ग्राउंड है, वहां पर जो न्यू मार्क्सिस्ट हैं, न्यू मार्क्सिस्ट जो स्कॉलर्स हैं, जिसमें पॉल बरान है, पॉल स्वीजी है ना, एंड्रे गुंडर फ्रैंक है, ये लोग क्या मानते हैं? देखिए, इन लोगों का ये मानना है कि थर्ड वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी कमी है, यानी फर्स्ट वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी अच्छी बात क्या है, वहां पर कैपिटल एक्सट्रैक्शन, यानी सरप्लस एक्सट्रैक्शन, सरप्लस अट्रैक्शन और एक्यूमुलेशन, ये दो बहुत बड़ी बात है, समझ लीजिए। सरप्लस एक्सट्रैक्शन,
सरप्लस यानी अतिरिक्त, यानी आपने सरप्लस वैल्यू, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू पढ़ा है, मार्क्स की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, यानी जो पूंजीपति है जो सामान बेचता है उसका जो सरप्लस जनरेट होता है, यानी प्रॉफिट जो है वो अपनी जेब में डाल लेता है, वो सरप्लस, वो उसका प्रॉफिट जो है वो श्रमिकों के लिए नहीं जाता है, और इसी तरह से गरीबी बढ़ती जाती है। यहां पर इसी तरह से ये लोग कह रहे हैं जो सरप्लस एक्सट्रैक्शन है, ये अतिरिक्त है, अतिरिक्त को वो एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है पूंजीपति। जहां देखा कि उसको जो सामान बेचा उसने, उसमें जो सरप्लस जनरेट होगा, यानी 10 रुपये कोई सामान मान लीजिए 20 रुपये में बेच रहा है कोई बिजनेसमैन, और 20 रुपये में मान लीजिए 10 रुपये उसकी लागत लगी, तो 10 रुपये तो चलिए हटा दी उसकी लागत लगी, लेकिन 10 रुपये जो बचा प्रॉफिट, कायदे से तो उसमें से 10 रुपये उसके पास चला जाना चाहिए, कुछ श्रमिकों के भले के लिए जाना चाहिए, कुछ इन्वेस्टमेंट के लिए जाना चाहिए, लेकिन 10 रुपये अपनी जेब में डाल लेता है। कहता है कि ये टेंडेंसी होती है कैपिटलिस्ट में, लेकिन कैपिटलिस्ट में ये भी टेंडेंसी होती है, ये मार्क्सिस्ट स्कूल क्या कहता है कि वो इसका एक पार्ट, यानी 10 रुपये का कुछ हिस्सा, 10 रुपये से 10 रुपये मान ली 3-4 रुपये वो एक्यूमुलेशन में लगा देगा, यानी पूंजी संग्रह में लगा देगा। कैपिटल यानी यही पूंजी है ना, 10 रुपये उसकी पूंजी प्रॉफिट जो मिला, 10 रुपये पूरा पूंजी है, 10 रुपये में से उसने 3-4 रुपये अपनी एक्यूमुलेट कर लिया, उसको चुपचाप बैंक में डाल लिया, अपने पास खजाने में रख लिया, उसको खर्च नहीं करना है, उसको एक्यूमुलेट होने देगा। अगला 4 रुपये जो है उसने क्या किया, जो उसकी फैक्ट्री लगी है, फैक्ट्री में जो टूट फूट हुई है उसमें लगा देगा और बढ़िया मशीन खरीद लिया, और जो बाकी पैसा बचा उसने क्या किया, उसने और स्टडी किया, कुछ अच्छा रॉ मटेरियल लिया है ना, उसने अपना यूज करना शुरू किया। इस तरह से उसने 10 रुपये उसको जो फायदा हुआ, 20 रुपये में से 10 रुपये जो उसको फायदा हुआ, उसने बहुत ही वाइजफुली, बहुत ही विजडमफुली उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया और उसने अपना धंधा आगे बढ़ाया। उसने कहा जो प्योर कैपिटलिस्ट होता है ये उसकी टेंडेंसी होती है, इसी तरह से फर्स्ट वर्ल्ड डेवलप हो रहा है। लेकिन कहता है कि जो ये कैपिटल एक्सट्रैक्शन और सरप्लस जनरेशन, यानी सरप्लस एक्सट्रैक्शन, जो अतिरिक्त जो उसको और जो अतिरिक्त उसको मूल्य मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, वो जनरेट नहीं कर पा रहा है, और अगर जनरेट कर भी रहा है उसको एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहा है। दो समस्या है, या तो सरप्लस उसको मिल नहीं रहा है, और सरप्लस अगर मिल रहा है तो उसको संभाल नहीं पा रहा है, पैसा आया तो उसकी क्या हो गई, खर्च हो गया, तो वो एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। उसने पाश्चात्य देशों में ये दोनों चीज होती है, वो सरप्लस भी बना रहा है प्लस एक्यूमुलेट भी कर रहा है। अब ये न्यू मार्क्सिस्ट क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि एग्जाम्पल, उन्होंने कहा कि देखिए 2 प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज आजकल चल रही हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज गोइंग ऑन इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज एट प्रेजेंट। पहला इन्होंने कहा कि वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसे कहता है जैसे प्लांटेशन एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। उसने कहा प्लांटेशन एग्रीकल्चर, आप जानते हैं जब कलोनियलिज्म चल रहा था, जैसा हमने बंधुआ मजदूरी बताया है, इंडिगो प्लांट वर्कर से, इंडिगो एग्रीकल्चरल वर्कर से भारत से यहाँ से मतलब कि बंदी बनाकर दूर दूर ले जाए गए, वहाँ पर तरह तरह की उनकी खेती बाड़ी कराई जाती थी बलपूर्वक, बेगारी जिसको कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि आजकल प्लांटेशन एग्रीकल्चर से बहुत चल रहा है, यानी एग्रीकल्चरल ये पूरा एक सिस्टम बन गया है। एग्रीकल्चर में भी आप जानते हैं कि उसमें सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर होता है और एक बेटर एग्रीकल्चर होता है। सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर वो होता है जो बस खाने तक सीमित रह जाता है। एक किसान वो है कि उसके पास 1 बीघा जमीन है, उससे जो बो रहा है निकल रहा है उसी को खा ले रहा है और फिर जैसे तैसे दोबारा फसल लगा रहा है, तो यानी सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर हो गया। एक वो एग्रीकल्चर है जिसके पास सरप्लस जनरेट हो रहा है, यानी फ्यूडल क्लास जो है, सामंत वर्ग है, जो जमींदार है, तालुकेदार है ना, उसके पास अतिरिक्त भूमि है, काफी भूमि है, तो उससे वो सरप्लस भी सरप्लस भी जनरेट कर रहा है, बिजनेस भी चला रहा है, सब कुछ कर रहा है, एक्टिविटीज भी कर, एग्रीकल्चर भी अच्छा खासा चल रहा है। लेकिन उसने कहा कि ये जो इनकी एग्रीकल्चर से जो सरप्लस जो जनरेट हो रहा है, सरप्लस एक्सट्रैक्ट कर रहा है, एक कंडीशन पूरी हो रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो रही है, इसको एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहा है, इसको एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहा है। और कहता है क्यों एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहा है, इसलिए क्योंकि उस सरप्लस का वो हिस्सा कहां जा रहा है, वो अपनी शानो शौकत में लगा रहा है। जो जमींदार होते हैं या जो धनाढ्य जो एग्रीकल्चरलिस्ट होते हैं, फार्मर्स होते हैं, बड़े बड़े फार्मलैंड जिनके पास होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको लगता है कि मेरी स्टेटस जो है किसी
किसी रॉयल आदमी से कम नहीं होगी। यानी अगर एक अमीर आदमी के पास, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, एक कॉरपोरेट व्यक्ति के पास, मान लीजिए उसके पास अगर मर्सिडीज है, मर्सिडीज कार है, मर्सिडीज कार आप जानते हैं 60-70 लाख से आना शुरू होती है, उसकी स्टार्टिंग रेंज इतनी हाई है। मर्सिडीज बेंज ये जर्मनी की भाई फ्रंट लाइन कार है, जो दुनिया भर की बहुत सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार है, बहुत फेमस रॉयल कार जिसे कहा जाता है। अब कहता है कि जो सरप्लस इन्होंने एक्यूमुलेट किया, जो जनरेट किया, एक्सट्रैक्ट किया, उसका जो हिस्सा उनको एक्यूमुलेट करना चाहिए, संग्रह करना चाहिए, उस पर ना खर्च करके वो मर्सिडीज बेंज ले रहा है। वो बड़े बड़े अपने भाई अपनी शानो शौकत वाले घर बनवा रहा है, जिसे कहते हैं कंस्पीकुअस कंजम्पशन। इसको क्या कहते हैं? कंस्पीकुअस कंजम्पशन, अनप्रोडक्टिव कंजम्पशन, आर्टिफिशियल कंजम्पशन, है ना, वर्थलेस कंजम्पशन। यानी आप अपना पैसा उड़ा रहे हैं एक तरीके से, यानी अनुपयोगी वस्तु में पैसा बहा रहे हैं, जिसे कहते हैं पैसा मत बहाओ, डोंट वेस्ट वाटर, डोंट वेस्ट मनी। लेकिन आपने बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी गाड़ी खरीद लिया, गांव में आपका आलीशान बंगला आपने बनवा लिया, वहां पर 1-2-3 बड़ी गाड़ियां रख लिया, है ना, वहां पर और भाई अपने ऐशो आराम के साधन कर लिए। तो क्या हो गया? आपका कैपिटल तो आपने सरप्लस तो एक्सट्रैक्ट किया अपने खेती बाड़ी से, लेकिन आप एक्यूमुलेट नहीं कर पाए, और आप फिर क्या हो गए? आप फिर उसी साइकिल दलदल में फंस गए। तो आप क्या हो रहा है? डिपेंडेंसी वाली, वो कह रहा था आपके यहाँ है, आपके यहाँ संपन्नता आ रही है, लेकिन संपन्नता आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप संपन्नता से और आगे संपन्नता क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। योर प्रॉस्पेरिटी इज नॉट लीडिंग टू फर्दरिंग ऑफ द प्रॉस्पेरिटी, इट इज नॉट मल्टीप्लाइंग, प्रॉस्पेरिटी इज नॉट मल्टीप्लाइंग, अदरवाइज इट शुड हैव बीन मल्टीप्लाइंग। उसने कहा पाश्चात्य देश को जो कैपिटलिस्ट हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड के जो कैपिटलिस्ट हैं, दे नो हाउ टू मिंट मनी, दे नो हाउ टू मल्टीप्लाई मनी फ्रॉम मनी, दे नो हाउ टू स्पाइरल मनी फ्रॉम मनी, यानी स्पिनिंग द मनी। लेकिन आपके पास ये चीज़ नहीं है, आपके पास बनावटी और ढोंग वाले आपके सारे कार्यकलाप हैं, इसलिए आप नहीं उसको समझ पा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, इन्होंने कहा 50-60 के दशक के बाद धीरे धीरे थोड़ा बहुत बेटर होना शुरू हुआ, लेकिन आप सरप्लस थोड़ा बहुत जनरेट कर रहे हैं, एक्यूमुलेट नहीं कर पा रहे, संग्रह नहीं कर पा रहे। उन्होंने कहा इसलिए एक तो पहली बात कहते हैं ये वजह है कि आज भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दूसरी इन्होंने कहा कि आजकल के समय में, यानी ये 70-80 के दशक में जो बात कर रहे हैं ये लोग, इन्होंने कहा कि अब एक दूसरी एक्टिविटी भी, इकोनॉमिक एक्टिविटी आ गई है, जिसको कहता है इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण। कहता है जो औद्योगिकरण है ये भी धीरे धीरे अब बढ़ता जा रहा है ना। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में औद्योगिकरण की भी प्रक्रिया बढ़ती जा रही है। कई सारे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज बाहर से उद्योगों को बुलवा रहे हैं, है ना। हमारे देश में भी भाई कहा गया, मेक इन इंडिया कहा गया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है ना, प्रोग्राम शुरू किया है। पिछले जब से सत्ता में आए 2014 के बाद से आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात करी गई है ना। तो हमारे यहाँ तो फिर भी बहुत बुद्धिमानी से काम हो रहा है, लेकिन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में बहुत ही लापरवाही से। इन्होंने कहा कि आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स को तो बुला लिया, फॉरेन इंडस्ट्रीज को तो बुला लिया, और आपने यहाँ से अपने यहाँ इंडस्ट्री भी लगा ली, लेकिन हो क्या रहा है? सारी कैपिटल, सारी टेक्नोलॉजी, सारा विद्वान उनका लगा हुआ है, आपके देश में वो काम कर रहा है। इसलिए वो जो भी रिसोर्सेज जनरेट कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट वो बना रहे हैं, वो उसको बेचकर आपके देश में ही बेच रहे हैं, आपसे पैसा वसूल कर रहे हैं, और वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो जा रहा है उनके अपने ओरिजिनल कंपनी में, जो जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में बैठे हैं। इसको ऐसे समझ लीजिए, यानी ये जो पिज़्ज़ा है ना, डोमिनो पिज़्ज़ा जैसे कहते हैं, या अमेरिकन पिज़्ज़ा जो आ गया है ना, या इससे पहले या ये जो है ना हंगरी लॉयंस करके एक और ये बहुत बड़ी इंग्लैंड की फर्म है, ये जितनी ये कॉफ़ी हाउस हैं, ये सब बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल फर्म्स हैं। अब ये लोग हमारे देश में काम तो कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट तो दे रहे हैं, लेकिन जो भारत की जनता टूटे पड़ी रहती है पिज़्ज़ा खाने के लिए, या एक और जो और भी कई सारे, एक तो अभी तक चल रहा था, देखिए मैं नाम नहीं याद आ रहा है, यहाँ पर तो मैंने सैकड़ों की भीड़ लगी रहती है। तो जितना ये रिसोर्स जनरेट करे, जितना पैसा जनरेट कर रहे हैं, उसका लगभग समझ लीजिए 60% पैसा ये जा रहा है डोमिनो वाले के पास, जो मालिक वहाँ बैठा हुआ दूर दराज कंट्री में बैठा हुआ है। इन लोग ने उसने फ्रेंचाइजी इनको दे रखी है, भाई तुम चलो यहाँ करो, हमारी
पेटेंट तो उसके पास है ना, कॉपीराइट तो उसके पास है। तो आप जो यहाँ से फ़ायदा ले रहे हैं उसकी उसने जो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट है वो इस तरीके का है कि आपने 100 रुपये कमाया तो 60 रुपये आप उधर बेचेंगे, 40 रुपये बस आप अपने पास रखेंगे। तो ये इसलिए कहता है कि जो आपने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को अपने आरंभ किया तो अच्छी बात है, लेकिन सारा पैसा आप अधिकांश 3/4 पैसा तो वहीं पर ही भेजा रहे हैं। अमेरिका इंग्लैंड जा रहा है, तो आपके देश में तो इंडस्ट्री की वजह से भी कोई फल फूल नहीं रहा है। इसलिए उसने कहा ये जो थर्ड वर्ल्ड में जो साइकिल ऑफ डिपेंडेंसी बनी है वो अभी बनी रहेगी। पॉल बरान अमेरिकन मार्क्सिस्ट है। अमेरिका में मार्क्सवादियों का बहुत अच्छा भविष्य नहीं है, ऐसे ही बस काम करते रहते हैं। लेकिन पॉल बरान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेरिकन मार्क्सिस्ट फिलोसफर स्कॉलर। और इसलिए उसने क्या कहा, उसने कहा भाई ये तो चेन तब टूटेगी जब पॉलिटिकल रेवोल्यूशन होगा, जब राजनीतिक क्रांति होगी। अब देखिए बात वहीं पर आ गई, कहाँ पर, जब और राजनीतिक क्रांति, यानी क्रांति कैसी, जैसे मार्क्स कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है। अब देखिए क्रांति अब आजकल के ज़माने में कहाँ होगी, क्रांति का दिन तो चले गए। आज तो जैसे नियो मार्क्सिस्ट कहते हैं, हर्बर्ट मार्क्यूस कहता है, वन डायमेंशनल मैन में कहता है, जॉर्ज लुकाक्स कहता है ना, अंटोनियो ग्रामशी कहता है ना, द थ्योरी ऑफ हेजीमनी। उन्होंने कहा कि अब हेजीमनी किसकी है, अब तो भाई कैपिटलिस्ट की हेजीमनी है। जो वर्कर था, जो प्रोलिटेरिएट था, जो मार्क्स का प्रोलिटेरिएट था, कार्ल मार्क्स का, फ्रेडरिक एंगल्स का जो सरवारा वर्ग था, मजदूर वर्ग था, जो क्रांति करने वाला था, अब हर्बर्ट मार्क्यूस ने कहा, अंटोनियो ग्रामशी ने कहा भाई अब तो वो सब पूंजीपति वर्ग ने उसको अपने अंदर समेट लिया, उसको इतना पैसा दे दिया, उसको इतनी सुख सुविधा दे दिया है कि उसका जो गुस्सा था या डंक था, जो बिच्छू का डंक होता है ना, उस डंक को उन्होंने समाप्त कर दिया। अब श्रमिक वर्ग से किसी को कोई खतरा नहीं रह गया। पाश्चात्य देशों में कोई श्रमिक क्रांति नहीं होगी। भाई रूस में हो गई 1917 में, बाय डिफॉल्ट हो गई। उन लोगों ने कहा ये तो बाय डिफॉल्ट हो गई। रूस कौन पिछड़ा देश था, रूस कौन औद्योगिक देश था, लेकिन जैसे तैसे हो गई। लेकिन पाश्चात्य देश में कोई क्रांति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो मिल मालिक है, इंडस्ट्रियल जो वर्ग, जो इंडस्ट्रियल क्लास है, जो कॉरपोरेट क्लास है, जो बिजनेस हाउसेज हैं, उन्होंने इतना पैसा इन मजदूरों को, श्रमिकों को खिला दिया कि भूल गए भाषा ही सब। भले ही मजदूर आज भी हैं, आज भी उनकी स्थिति ठीक है, वो बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना दे दिया कि उनको मार्क्सवाद का एम भी नहीं पता है। वो भूल गए कि क्रांति भी कोई करने वाली चीज़ है, कभी मार्क्स ने और एंजल्स ने कहा था। इसीलिए पॉल बरान ये रिमाइंड करना चाहता है भाई पॉलिटिकल रेवोल्यूशन इज स्टिल द नेसेसिटी ऑफ द टाइम, अर्थात राजनीतिक क्रांति आज भी जरूरी है। भले ही आदमी भूल गया हो, लेकिन बिना राजनीतिक क्रांति के कुछ नहीं हो पाएगा। ये इनका ये थ्योरी थी। लेकिन इसलिए देखिए ये बरान की बहुत बात आगे नहीं बढ़ पाई। क्यों? अमेरिका में तो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म तो ऐसे भी दुश्मन है मार्क्सवाद का। और चूंकि अब उन्होंने ऐसे समय में कहा है, 70 के 80 के दशक में कहा है कि जब कोई इस तरह की बात ही नहीं रहेगी कि अब क्रांति नाम की कोई चीज़ भी होगी। जो पुराने समाजवादी देश थे, पुराने साम्यवादी देश थे, सब टूट गए 1990 के बाद से। युगोस्लाविया 7-8 भागों में टूट गया, सोवियत यूनियन 15 भागों में टूट गया, रोमानिया जो निकोलाई चौसेस्क्यू था, वहाँ का रोमानियन सोशलिस्ट डिक्टेटर था, वो सत्ता से बेदखल कर दिया गया, है ना। तो जितने भी इस तरह के जो तो है ना, जितने भी जहाँ ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज में जो कम्युनिस्ट डिक्टेटर थे या सोशलिस्ट डिक्टेटर थे, सबको हटा दिया गया गद्दी से। अब सब वहाँ की जनता वो सब है भाई अब कैपिटलिज्म की ओर जा रही है। इसलिए पॉल बरान जो रेमेडी देता है वो बहुत रेमेडी किसी को अपील नहीं करती। तो ये नियो मार्क्सिस्ट के बारे में बात थी। इन्होंने कहा कि 2 प्रकार की जो चीज़ें हैं ये बहुत अभी वरीसम है, यानी जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, यानी प्लांटेशन यानी कृषि के कार्यों से, बागवानी से, है ना, इन सब से अभी भी बहुत पैसा पैदा हो रहा है तीसरी दुनिया के देशों में, और संपन्नता आ भी रही है। ये वो वाला अब पुराना समय नहीं ना, क्योंकि आज तो देश स्वतंत्र हो गए, स्थितियां बदल गई। लेकिन उन्होंने कहा ये जो लैंड ओनिंग क्लास है, जो जमींदार वर्ग है, या जो फ्यूडल क्लास है, जो रिच क्लास है, जो जिसे कहते हैं जो एग्रीकल्चरल अरिस्टोक्रेसी जो भी है ना, एक अरिस्टोक्रेट है, कृषि के क्षेत्र में भी एक अरिस्टोक्रेट है। लेकिन वो अपने आप को इतना बड़ा अरिस्टोक्रेट समझने लगा है कि उसको लगता है कि भाई मेरा भी तो कोई ओहदा है, इसलिए बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद ली, बड़े बड़े बंगले बनवा लिए, लेकिन उससे एक पैसा नहीं मिल रहा है। गाड़ी क्या है, कबाड़ हो जाएगी एक दिन, या बेकार हो जाएगी गाड़ी से। आप दिन भर थोड़ी खाए पिएंगे, गाड़ी से कौन आप क्या पैदा कर लेंगे।
है ना, एक बड़ा आलीशान बंगला बनवा लिया, उससे आपको क्या मिल जाएगा। इसीलिए उसने बरान ने कहा कि इनके पास पैसा आया लेकिन इन लोगों ने पैसे को व्यर्थ में बहा दिया। इस पैसे को जो हमारे फ्यूडल क्लास था या जो एग्रीकल्चरल जो अरिस्टोक्रेट था, इसको पैसा संभाल के यूज करना चाहिए था, इसको री इन्वेस्ट करना चाहिए था, अपने यहाँ टेक्नोलॉजी लाता, अपने यहाँ इन्वेस्टमेंट कराता और इस तरह से अपना बिजनेस आगे बढ़ाता और इस तरह से ये डिपेंडेंसी के साइकिल से मुक्त हो जाते, अपने ही लोगों को और रोजगार देते और धीरे धीरे सबकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती। लेकिन उनका ऐसा नहीं हो रहा है। तीसरी दुनिया के देशों में ऐसा नहीं हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन भी किया तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ऐसा है कि जो टोटली फॉरेन डिपेंडेंट है। इसलिए उसने कहा 70-80 के दशक तक यही डिपेंडेंसी थ्योरी उन्होंने कहा बनी रही है। यानी ये तो चूंकि बात की पॉले बरान बात के हैं, हमने बताया कि वॉल्टर रॉडनी और ये सब तो 70 के 80 के दशक के हैं और इसी तरह से पॉले बरान भी, और इन्होंने कहा ये समस्या अभी बनी रहेगी। तो इसलिए खैर ये लोग ज़्यादा उसके आगे बढ़ नहीं पाए क्योंकि ये जो न्यू मार्क्सिस्ट है आज के समय में न्यू मार्क्सिस्ट को कोई पूछता भी नहीं है। अब दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे हमने बताया, ये जो लैटिन अमेरिकन स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें ये हमने नाम बताए थे, ये हैंस सिंगर और रॉल्फ प्रेवेश। अब तो ये पुराने हो गए हैं, अब तो नए और बहुत सारे आगे बड़े टेढ़े मेढ़े नाम है, याद नहीं हो पाते हैं। लेकिन बस हम इतना बता देंगे आपको इस बारे में कि जो लैटिन अमेरिकन जो स्कॉलर्स हैं, इन लोग का जो विचार है ये लेस रेडिकल है। इट इज लेस रेडिकल देन द न्यू मार्क्सिस्ट ऑफ अमेरिका। इन्होंने कहा कि भाई स्टैंडर्ड डिपेंडेंसी इज ओके। इन्होंने एक वर्ड दिया स्टैंडर्ड डिपेंडेंसी। स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड कहते हैं ना, हम स्टैंडर्ड के कपड़े पहने हैं, यानी अच्छे कपड़े पहने, काम चलाऊ पहने, है ना, ये स्टैंडर्ड है। ये मैंने स्टैंडर्ड की बात करो, लोग कहते हैं ना तर की बात करो, तुक की बात करो, तो यानी डिपेंडेंसी हो लेकिन भाई जिसको कुछ लेवल तक जस्टिफाई किया जा सके। इन लोगों को मानना है कि भाई डिपेंडेंसी तो हमेशा किसी ना किसी रूप में रहेगी। 80-90 के दशक में भी जो लैटिन अमेरिका के जो स्कॉलर्स हैं उनको स्ट्रक्चरलिस्ट कहा गया है। स्ट्रक्चरलिस्ट यानी संरचनावादी, यानी डिपेंडेंट पराश्रिता सिद्धांत के संरचनावादी विचारक है। इन्होंने कहा संरचना, इन्होंने कहा कि जो ग्लोबल जो सिनारियो है ये ऐसी संरचना है इसकी, यानी पाश्चात्य देश और तीसरी दुनिया के देश, ये जो ट्रेड और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट एक ऐसी संरचना बन गई है, एक ऐसा मतलब कि पैटर्न बन गया है, संरचना नहीं पैटर्न बन गया है कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जीता वो सिकंदर, हर देश अपने आप को बलवान बनाना चाहता है ना। तो इसका स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है ये। और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जब ये कहते हैं तो इन्होंने कहा कि ये प्रॉब्लम विशुद्ध रूप से ये नहीं है कि हम उनसे आयात कर रहे हैं या वो हमको निर्यात कर रहे हैं, इन्होंने कहा ये भी नहीं है। इन्होंने कहा मूल रूप से समस्या है कि हम उनको क्या दे रहे हैं, हम उनसे क्या ले रहे हैं। हमारा एक्सपोर्ट क्या है, उनका एक्सपोर्ट क्या है। हम भी एक्सपोर्टर हैं, वो भी एक्सपोर्टर। हम एक्सपोर्ट कर क्या कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स को कर रहे हैं, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को कर रहे हैं, नेचुरल वेल्थ को कर रहे हैं, वो हमको फिनिश प्रोडक्ट कर रहे हैं, है ना, बने बनाए फैक्ट्री का माल दे रहे हैं। इसलिए हम भी एक्सपोर्टर, वो भी एक्सपोर्टर। लेकिन अब यहाँ पर है इस बात को देखना है कि हम अपने एक्सपोर्ट को, अपनी स्थिति को कैसे मजबूत बना सकें। इन्होंने कहा टेक्नोलॉजी तो ठीक है, जो हमने शुरू में बताया था, कुछ देर पहले बताया, टेक्नोलॉजी एक मेन पॉइंट है जहां पर अमेरिकन न्यू मार्क्सिस्ट और लैटिन अमेरिकन स्ट्रक्चरलिस्ट जो थिंकर्स हैं, एक कॉमन ग्राउंड है टेक्नोलॉजी को लेकर। लेकिन ये जो लैटिन अमेरिकन के स्कॉलर्स हैं, इन्होंने कहा टेक्नोलॉजी तो है लेकिन हम इतने गए बीते भी नहीं कि हम कुछ भी उनको नहीं कर पा रहे हैं। हम बिल्कुल एकदम अंगूठा छाप नहीं है, काल अक्षर भैंस बराबर नहीं है। हमारे पास जो भी है टेक्नोलॉजी, भले ही रूडिमेंट्री है, भले ही रस्टिक है, लेकिन कुछ तो हम निकाल ही रहे हैं ना। हम उसको उनको बेच रहे हैं, हमें कम पैसे मिल रहे हैं। तो इन्होंने कहा मूल रूप से प्रॉब्लम टेक्नोलॉजी को लेकर नहीं है। इन्होंने कहा मूल समस्या क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को लेकर है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को लेकर है, यानी आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर है। इन्होंने कहा कि अमेरिका जो आज इतना बड़ा देश बन गया है, मतलब आर्थिक रूप से इतना समृद्ध बन गया है, आर्थिक महाशक्ति बन गया है, उन्होंने कहा इसका मूल कारण क्या है। इसका मूल कारण है यूएस फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। अमेरिका की आर्थिक जो स्थिति है वो यूएस डॉलर जो इंटरनेशनल जो रिजर्व करेंसी के रूप में
आज उसकी डॉलर को एक्सेप्ट कर लिया गया। आज का जब से संयुक्त राष्ट्र बना है तब से 1970 के बाद से तो जो IMF जिसे कहते हैं ब्रिटेन वुड्स इंस्टीट्यूशन कहते हैं, इसमें वर्ल्ड बैंक, IMF और WTO जो बना है, तीन जो इसे कहना है ट्रिनिटी, जिनको कहा ट्रिनिटी त्रिदेव जो कहा गया, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था के त्रिदेव है, तीन जो स्तंभ हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इन तीनों को मिलाकर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। ये तीन सबसे प्रमुख हैं, इसके अलावा तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये तीन सबसे प्रमुख जो इंटरनेशनल कैरेक्टर के हैं। इन्होंने कहा इन तीनों के वजह से ही आज अमेरिका को एक डॉलर डिप्लोमेसी आ गई है, डॉलर स्ट्रेंथ आ गई है, डॉलर इज पावर इन टुडेज वर्ल्ड। और उन्होंने कहा इसी के वजह से, चूंकि उसकी करेंसी को आज एक्सेप्ट कर लिया गया दुनिया भर में, वही एक एक्सेप्टेड या रिकॉग्नाइज्ड पैटर्न ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स बन गया है, इसलिए उसकी आर्थिक ताकत बहुत बढ़ गई है। और जिसके पास जिसकी करेंसी बन गई भाई, जिसकी करेंसी दुनिया में एकमात्र करेंसी बन गई, तो यानी उसका तो हर जगह डंका बोलेगा। तो इन्होंने ये कहा कि जरूरत हमारा क्या, हमारी जरूरत है कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को भी अपना एक कॉमन करेंसी बनाना चाहिए, अपनी हमारी करेंसी हो, हम अमेरिकन डॉलर पे ना मतलब कि आश्रित हो जाएं। अब देखिए, आप जानते हैं जो मास्ट्रिच ट्रीटी थी नीदरलैंड्स में, जो जहां पर मास्ट्रिच ट्रीटी करी गई थी, जिससे यूरोपियन यूनियन बन गया था 1993 में, 1993 में यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी, और मास्ट्रिच ट्रीटी के नाम से MAASTRICHT मास्ट्रिच, MAASTRICHT मास्ट्रिच ट्रीटी 1993 में नीदरलैंड्स का ये प्रांत है जहां पर ट्रीटी भी थी, और इसी ट्रीटी के फलस्वरूप यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई थी। यूरोपियन यूनियन की स्थापना हुई तो उसके बाद क्या हो गया, उन्होंने यूरो की स्थापना कर ली। यूरो एक कॉमन करेंसी है, यूरो एक कॉमन करेंसी है जो सभी यूरोपियन देशों में स्थापित स्वीकार कर लिया, लेकिन सभी ने अभी लागू नहीं किया था उस समय तक जब इसको किया गया था। इसलिए यूरोजोन, आपने एक नया नाम सुना होगा यूरोजोन, यानी यूरोजोन, यानी ये यूरोजोन जहां पर यूरो करेंसी सब देशों में चल रही है। यूरोप के सभी देशों में जिन जिन देशों ने यूरो को अपना लिया उसको यूरोजोन कहते हैं, है ना। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं यूरोप के जहां पर नहीं है, जैसे ग्रेट ब्रिटेन है, वहां आज भी पाउंड चल रहा है। तो कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पर अभी यूरो को स्वीकार नहीं किया गया, लेकिन अधिकांश यूरोपियन यूनियन के देशों ने यूरो को स्वीकार कर लिया, इसलिए उनको यूरोजोन का पार्ट कहा गया है। जैसे शेंजन वीजा कहा गया है, यूरोप में जहां जहां आप ट्रेवल करना, अगर आपके पास शेंजन वीजा है यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में जाने का, तो आपको कोई और वीजा अलग नहीं, शेंजन वीजा मिलता है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि लैटिन अमेरिका की भी अपनी करेंसी होना चाहिए। अगर आपकी अपनी करेंसी हो गई तो आप भाई कम से अपने रीजन में तो राजा हो ही जाएंगे, आपको डॉलर से आपको ट्रेडिंग नहीं करना होगा। अभी तो ये कि अर्जेंटीना और मेक्सिको में अगर ये ट्रेडिंग करना है तो आपको डॉलर में आप पेमेंट करिए, है ना। अमेरिका इतना दूर बैठा है और आप दो देशों पड़ोसी देशों में अगर आपका वो कोई एग्रीमेंट हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो आप डॉलर में कर रहे हैं। आप क्यों नहीं भाई लोकल करेंसी में करते हैं, जो ब्राज़ील की हो, अर्जेंटीना की हो, या यूरुग्वे पैराग्वे का हो। इसलिए इन्होंने कहा, एक बात तो ये कहा हमारी अपनी करेंसी होना चाहिए। दुनिया भर के देशों ने आपस में जैसे बनाने लगे करेंसी, आप भी अपनी करेंसी, हम लोग को ही बनाना चाहिए। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हमें मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का इतना दुर्विरोध नहीं करना चाहिए, इतना खुला विरोध मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का, इन्वेस्टमेंट का हमें इतना ज़्यादा विरोध नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा कि अगर वो वहाँ का मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन आ रहा है, अगर कोई बाहर का आदमी हमारे यहाँ अपनी फैक्ट्री लगा रहा है, इंडस्ट्री लगा रहा है, तो कुछ तो हमको दे रहा है, ही इज गिविंग समथिंग टू अस। भाई अब देखिए, कार्ल मार्क्स ने तो कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में आई, दैट वाज अ बून फॉर इंडिया। इट हेरल्डेड द ट्रांसफर ऑफ द फ्यूडल सोसाइटी इनटू द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। अब वही कार्ल मार्क्स है जिसने कैपिटलिज्म को सबसे बड़ा दुश्मन मानवता का माना और कहा कि कैपिटलिज्म को उखाड़ फेंकना यही साम्यवाद का उद्देश्य है। लेकिन उसने कहा कि कैपिटलिज्म ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, और भारत के संदर्भ में कहता है कि भाई भारत में क्या था, फ्यूडल सोसाइटी, जमींदारी था, सामंतवाद था, लंबे समय तक था, पेट्रिशियंस और पेब्लिशियंस वाला
वो संदर्भ था। जो यूरोप में जो लैंडेड जो सोसाइटी हुआ करती थी, फ्यूडल क्लास था, वहाँ पेट्रिशियंस और प्लेबियंस कहा जाता था। यानी यूरोप से पहले, यानी जो रोम था, रोम जब रोमन एम्पायर था, रोमन एम्पायर कम से कम हम जानते हैं 5 एडी से लेकर 1500 तक का चला था। 5 BC से 5 AD तक, 1000 साल तक का 5 BC टू 5 AD का जो एक विशुद्ध जो रोमन पीरियड था, रोमन सिविलाइजेशन थी, रोमन एम्पायर जिसको कहते हैं, उस एम्पायर में पेट्रिशियंस और प्लेबियंस का नाम दिया जाता था। पेट्रिशियंस होते थे जिसको लैंड ओनिंग क्लास कहा जाता था, जैसे हमारे जमींदार और तालुकेदार थे। और प्लेबियंस कौन थे? जो खेतिहर मजदूर थे, जो वेज एग्रीकल्चरलिस्ट थे, यानी खेतिहर मजदूर, यानी बंधुआ मजदूर कह लें, खेतिहर थे, डेली वेजेस वाले मजदूर थे। और कहते हैं कि यही तो कार्ल मार्क्स कहता है, भाई कैपिटलिज्म भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो अपनी रेल लेकर आई, अपना पोस्ट एंड टेलीग्राफ लेकर आई, अपनी और एडमिनिस्ट्रेशन के नए नए टेक्निक्स लेकर आई, ब्यूरोक्रेसी लेकर आई। इस तरह से भारत की जो सामंती व्यवस्था थी वो धीरे धीरे परिवर्तित हो गई और भारत में एक आधुनिकता का दौर शुरू हुआ। इसलिए कुछ मानों में वो उसको अप्रिशिएट करता है कार्ल मार्क्स। हालांकि कार्ल मार्क्स ने भारत के लिए बहुत गंदे शब्दों का प्रयोग किया है, बहुत आलोचक रहा है। हम लोग तो भाई वी नो अबाउट कार्ल मार्क्स एंड हिज व्यूज अबाउट इंडिया, वी डोंट लाइक व्हाट ही सेड अबाउट इंडिया। लेकिन चलो, उसने ये एक बात कही कि आधुनिकता आती है तब जब टेक्नोलॉजी आती है ना, बाहर का पैसा आता है, कुछ ना कुछ फायदा देकर आता है। टू दैट एक्सटेंट ही इज राइट। इसलिए उसने ये जो बात कही कि ये जो टेक्नोलॉजी आएगी, जो अब लैटिन अमेरिकन जो कह रहे हैं, स्कॉलर्स कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी को आने दीजिए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को आने दीजिए, कुछ ना कुछ हमको देकर जाएंगे, हमारे यहाँ कुछ तो सुधार होगा। और अगर मार्क्सवाद के चक्कर में पड़े रहेंगे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, केवल क्रांति होगी, केवल रक्तपात होगा, केवल उपद्रव होगा, डिस्ट्रक्शन होगा, डेथ होगी, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए लैटिन अमेरिकन जो स्कॉलर्स हैं, दे बिलीव इन स्टैंडर्ड डिपेंडेंसी, यानी काम चलाओ पराश्रिता तो सही समझ में आती है, काम चलाओ आश्रित हो जाए कोई बात नहीं, है ना, जिसे हम वर्किंग लंच कहते हैं, है ना, ज़्यादा लंच ना मिले, हल्का फुल्का खा लिया, स्वल्पाहार हिंदी में जिसे कहते हैं, थोड़ा सा आहार ले लिया, स्वल्पाहार, इसी को वर्किंग लंच कहते हैं। इसी तरह से इन्होंने कहा स्टैंडर्ड डिपेंडेंसी चल जाएगी, ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं, स्टैंडर्ड डिपेंडेंसी। वो बाहर से आए, अपना सब मशीन लेकर आए, टेक्नोलॉजी लेकर आए, हमारे यहाँ लगाए, हमको कुछ तो देखे जाएंगे, हम तो बिल्कुल कुछ तो, अभी तो टोटल गरीबी में है, हम तो पिछड़ेपन में, हमें कुछ तो फायदा हो जाएगा। इसलिए लैटिन अमेरिका में चूंकि अर्जेंटीना, ब्राज़ील और मेक्सिको, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, ये दो ऐसे थे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और मेक्सिको में भी काफ़ी ज़्यादा मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आए, वहाँ पर बाहर की इंडस्ट्रीज आई, कॉरपोरेट आपके लिए हाउसेस आए, अर्जेंटीना और ब्राज़ील में तो खास तौर से, है ना। इसलिए दे सॉ द बेनिफिट्स ऑफ द ऑफ द ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रीज टू दीज लैंड्स, टू दीज पूरर लैंड्स और अनडेवलप्ड लैंड्स। अविकसित राज्यों में उन्होंने देखा, अर्जेंटीना और ब्राज़ील, ये साउथ अमेरिका के, लैटिन अमेरिका के दो बड़े देश हैं, तो उन्होंने देखा इसका फायदा हुआ है। इसलिए they talked about they had some soft corner for the multinational corporations, for the western technology, for the western investment, for western scientificism। उन्होंने कहा उनका सामान हमारे आएगा, हम धीरे धीरे उसका फायदा उठाकर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन दुर्विरोध तो बिल्कुल गलत चीज है, और इसलिए उन्होंने कहा स्टैंडर्ड डिपेंडेंसी इज कंसिडर्ड, है ना, हम इसको संज्ञान में ले लेंगे। अच्छा, अब आज के बारे में बात करें, व्हाट इज हैपनिंग आफ्टर एलपीजी, आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, अब ये कहा जाता है कि देखिए, ग्लोबलाइजेशन के दौर से पहले तो डिपेंडेंसी थ्योरी हम मान सकते हैं, जो कॉलोनियलिज्म के दौर में आई थी, है ना। ये जैसे हमने शुरू में बताया कि जो डिपेंडेंसी थ्योरी है, ये 1600 से लेकर 1950 तक का 350 साल का जो पूरा कालखंड था, इस दौरान दो चीजें आई थी। एक तो थ्योरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन आई, जिसके बारे में हमने शुरू में एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन सब जगह आ जाएगा। यूरोप में आया, यूरोप थोड़ा सा वेट किया, थोड़ा स्ट्रगल किया, और धीरे धीरे आज यूरोप इतना संपन्न हो गया, और आप लोग भी इसी तरह संपन्न होंगे। लेकिन 350 साल में ये जो पूरा कॉलोनियलिज्म चला, उसके वजह से थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को ये स्पष्ट हो गया कि अब ये डिपेंडेंसी थ्योरी इसी का ही मूल कारण है। तो अब देखिए, आज के दौर में कहा जाता है कि अब तो कॉलोनियलिज्म खत्म हो गया, न्यू कॉलोनियलिज्म जरूर है या न्यू इंपीरियलिज्म जरूर, लेकिन विशुद्ध जो कॉलोनियलिज्म था वो समाप्त हो गया। आज हर देश स्वतंत्र है, संप्रभु है, हर देश की अपनी सरकार है। इसलिए
अब एक तरीके से डिपेंडेंसी थ्योरी समाप्त हो चुकी है। ये कुछ लोगों का मानना, कुछ विद्वानों का मानना है 1990 के बाद से जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन का दौर आगे बढ़ा। कई लोगों ने कहा, जो मार्केट फिलोसफर्स है, मार्केट थिंकर्स हैं, जैसे रॉबर्ट नोजिक है, एल फ्रेडरिक हेयक है, मिल्टन फ्राइडमैन है, इन सब ने कहा कि भाई अब तो मार्केट का जमाना आ गया, बाजार का समय आ गया है, आपके पास जो भी सामान है आप बाजार में ले आइए। आप सेमी स्किल्ड है, आप लेकिन अनस्किल्ड है तो बिल्कुल अलग बात है। थोड़ा सा भी हुनर है, कुछ भी आपके देश में बन रहा है, आप उसको वर्ल्ड मार्केट में अगर आप बेचेंगे तो कुछ ना कुछ आपको उसको फायदा मिलेगा। तो जो मार्केट फिलोसफर जो है, मार्केट थिंकर्स हैं, मार्केट एडवोकेट्स हैं, आज के ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में इन लोग का ये मानना है, आप भूल जाइए कि अब डिपेंडेंसी है। कहते हैं आज तो विशुद्ध व्यापार है, टुडे इट इज़ अ प्योर बिजनेस। आप अपना सामान लाइए, बेचिए, जो फायदा मिल सके ले लीजिए। लेकिन और देखिए, जब से इंडिया का राइज जो हुआ है, इंडिया का भी राइज देखिए ग्लोबलाइजेशन के बाद से शुरू हो गया और सन आप कह लिए 2000 के बाद से तो और तेज हो गया है ना। 9% तक हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट पहुंच गई थी। और आज कोविड के बाद और तमाम झंझावतों के बाद ये भारत की 6.5% ग्रोथ रेट है। तो ये कहा जा रहा है कि ये ग्लोबलाइजेशन का ही वजह से है। आपने जो अपने यहाँ परिवर्तन किया, अपने देश में जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को हटा दिया, एक्सपोर्ट प्रमोशन को आपने ज़्यादा बढ़ावा दिया, मेक इन इंडिया को दिया, तो आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री जरूर है, लेकिन आपने अपने आप परिवर्तन किया। तो अब देखिए आपका डंका बोल रहा है। आज भारत के पास उसका जो फॉरेन रिजर्व है भारत का, इट इज़ मोर देन $600 बिलियन। $600 बिलियन से भी ज़्यादा भारत का फॉरेन एक्सचेंज आज है। पैसा लबालब भरा है भारत के, यानी कि ये जो विदेशी जो रिजर्व है ना, विदेशी कोष 600 अरब बहुत बड़ा अमाउंट हुआ। और ये तो देश बिल्कुल समझ लीजिए, तभी हम 5वीं विश्व की ये हो गए अर्थव्यवस्था बन गए। और ये माना जा रहा है सन 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो इसलिए सब लोग मानने को तैयार नहीं है कि आज भी वो ग्लोबलाइजेशन आज भी वो समय चल रहा है कि जब हमें ये थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी को गले लगाए रखना चाहिए, उसको मानना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि 90 के बाद का सिनारियो बदल चुका है। भारत का राइज हुआ है, कई सारे ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का राइज हुआ है, कई सारे लैटिन अमेरिका कंट्री धीरे धीरे आगे बढ़े, अफ्रीकाई देशों में भी परिवर्तन आ रहा है। इसलिए इनका मानना है कि अब इसका प्रभाव कम हो गया है। भारत के एग्जाम्पल को लेकर, अन्य देशों के एग्जाम्पल को लेकर ये कहा जाता है कि डिपेंडेंसी थ्योरी इज कमिंग टू एन एंड। लेकिन देखिए, अब ऐसा भी नहीं है कि डिपेंडेंसी थ्योरी खत्म हुई जा रही है। आज भी बहुत बड़ा भाग दुनिया का ऐसा अफ्रीकाई देशों का है जो कर्ज के जाल में डूबा हुआ है। खास तौर से जो चाइना का जो पूरा जो डेट ट्रैप है ना, उधार की जो उसकी उधार नीति है ना, जो जगह डेट ट्रैप डिप्लोमेसी, दूसरे देशों को उधार के जाल में फंसा लेना और उनका दोहन करना। भाई श्रीलंका को आप देख लीजिए, क्या किया उन्होंने, हम्बनटोटा उसे छीन लिया, कोलंबो पोर्ट छीन लिया, म्यांमार का पोर्ट उसके अपने कब्जे में कर लिए चाइना ने, बांग्लादेश का कॉक्स बाजार पोर्ट है उसके कब्जे में आ गया, नेपाल का बहुत बड़ा हिस्सा चाइना के कब्जे में चला गया, पाकिस्तान तो पूरी तरीके से चला गया, मालदीव्स का आधा पूरा मालदीव्स चीन के गिरफ्त में आ गया। तो कहा जा रहा है ये सब क्या, ये डिपेंडेंसी थ्योरी का ये परिणाम है। और डिपेंडेंसी थ्योरी क्या, यही है कि इतना कर्ज दो कि वो आदमी आपके जाल में फंस जाए, है ना, उसका इतना दो, पहले तो इतना पैसा देकर, जो मॉडर्न जो डिपेंडेंसी क्या, इतना आप उधार देते जाइए कि अगला आदमी आपका उधार लेकर बिल्कुल एकदम नशे में डूब जाए, उधार की किस्त भी, उधार का ब्याज भी ना चुका पाए, और वो अपने देश के साधन या संसाधनों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को गिरवी कर दे। यही सब हो रहा है श्रीलंका और नेपाल और पाकिस्तान और म्यांमार और मालदीव ऐसे देशों में। इसलिए किसी न किसी रूप में आज भी चल रहा है। अभी आपने देखा होगा नाइजर एक कंट्री है अफ्रीका की। नाइजर वॉज इनिशियली अ फ्रेंच कॉलोनी, NIGER, नाइजर। तो नाइजर एक फ्रेंच कॉलोनी रही है और बहुत बाद में जाकर ये इंडिपेंडेंट कंट्री हो पाई है, फ्रांस के चुंगल से छूट पाई है। अभी रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, तो वहाँ पर नाइजर का जो प्रधानमंत्री था वो फ्रांस का सपोर्टेड प्रेसिडेंट था, और जो हमेशा फ्रांस की तरफदारी किया करता था, और उसने जो डिपेंडेंसी वाला रिलेशनशिप था बनाए रखा था, फ्रांस उसी तरीके से उसका दोहन आज भी कर रहा था। लेकिन जब इतना अति हो गई तो उसके विरुद्ध बगावत हुई नाइजर में, और उसको हटाकर फिर उनका कोई अपना एक दूसरा उन्होंने नेता बैठा लिया। अब देखिए, जब उन्होंने अपने नेता को बैठाया,
यानी वहाँ बगावत हुई और विद्रोही नेता को जब उन्होंने प्रधानमंत्री बना दिया या राष्ट्रपति बना दिया, नाइजर में प्रेसिडेंट है, तो जब नाइजर में उन्होंने विरोधी गुट के व्यक्ति को राष्ट्रपति बना दिया, तो फ्रांस और अमेरिका और उसने जैसे वो राष्ट्रपति बना, उसने खुला सपोर्ट रूस को कर दिया। जो रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, इट डिक्लेयर्ड इट्स ओपन सपोर्ट फॉर पुतिन, फॉर रशिया, और कहा कि अब से अच्छा, अब देखिए जो नाइजर है क्या है, इट इज़ अ यूरेनियम रिच कंट्री, यूरेनियम रिच कंट्री। अब आप समझ लें यूरेनियम क्या, न्यूक्लियर वेपन का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। एक तो हैवी वाटर होता है और दूसरा यूरेनियम होता है। इस यूरेनियम का एक्सट्रैक्शन करके जो उसको खुदाई करके निकालते, उसको प्रोसेसिंग करके उसको एनरिच किया जाता है, उसको वॉर ग्रेड का तैयार किया जाता है, वॉर ग्रेड का यानी युद्ध के लायक तैयार किया जाता है। तो फ्रांस और अमेरिका, जर्मनी और जितने भी संपन्न देश हैं, समझ लीजिए बहुत बड़ा भाग, समझ लीजिए 50% से ज़्यादा यूरेनियम का सप्लाई नाइजर से होता है। छोटा कंट्री और हम लोग को भी सुने भी नाम नहीं है ज़्यादा, ये तो अभी बगावत हुई तब इसमें इतने खबरें आ रही हैं। तो मोर देन 50% ऑफ यूरेनियम is supplied by Niger to the West European countries। जो अमेरिका और वेस्ट यूरोप इतना न्यूक्लियर के दम पर अपना आप इतना शेखी बगाड़ते हैं, वो सब नाइजर की बदौलत। तो अब जब नाइजर में विद्रोही गुट का राष्ट्रपति बन गया और उसने रूस को खुला समर्थन दे दिया और उसने कहा रूस यूक्रेन युद्ध में वो रूस के साथ खड़ा है, पुतिन के साथ खड़ा है, तो ये पाश्चात्य देश इतने खफा हो गए, नाराज हो गए कि उन्होंने तुरंत उसके ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस, और कहा कि अब तुमको पता चलेगा पाश्चात्य देशों से को नाराज करने की कीमत क्या होती है। तुम्हें अभी तक हम फूड मतलब खाद्य पदार्थ देते थे, फूड और एग्रीकल्चर तुम्हें देते थे, तुम्हारे यहाँ भले ही जो कुछ होता था हम तुम्हें मैन्युफैक्चर्ड गुड्स देते थे, तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स देते थे, तुम्हें दवाएं देते थे, तुम्हें सारे मॉडर्न मीन्स तुम्हें देते थे, सुख से रहने वाले सारे साधन देते थे, कार, ऑटोमोबाइल, क्या नहीं दिया तुमको। अब तुमको पता चलेगा तुमने हमसे बगावत किया, तुमने हमारे दुश्मन रूस को तुमने गले लगा लिया, अब हम बताएंगे हम क्या होते हैं। इतनी ब्लेटेंटली वेस्टर्न कंट्रीज बेशर्मी के हद तक उसको धमकी दे रहे हैं नाइजर को। क्या और क्यों? क्योंकि वो नाइजर को अपना एक क्या है, एक पॉन की तरह से यूज कर रहे हैं, पपेट की तरह से। इसी को कहा गया है कि ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी है तो आज भी चल रही है, जो वेस्टर्न जो नेशंस है उसको अपने एक पपेट के रूप में, एक कठपुतली के रूप में उसको चला रहे हैं कि वो नाइजर बस उनका बना रहे, उनका एक एजेंट बना रहे, वहाँ से उनको यूरेनियम मिलता रहे, बाकी बदले में ये उसको जो कुछ दे रहे हैं देते रहें। तो नाइजर कौन बड़ा अमीर देश थोड़ी है, वो आपको यूरेनियम दे रहा, आपको महाशक्ति बना दिया उसने अपने यूरेनियम से। आपने उसको क्या दिया? आज भी वही अफ्रीकाई देश है, लड़ मर रहे हैं लोग, वही गरीबी, वही भुखमरी, वही स्टारवेशन, सब कुछ है वही, इतना होने के बाद भी। इसलिए उसने कहा हमें क्या मिला फ्रांस को देख करके था, हम पुतिन का सपोर्ट करेंगे, हमें पुतिन ज़्यादा अच्छा लगता है, वो हमारे सिंपथाइजर है। तो इसलिए कहीं ना कहीं आज भी इस प्रकार के रिलेशंस बने हैं। चाइना एक जैसे हमने बताया एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, फिर नाइजर एक हो गया है। इस तरह से ये थ्योरी रिडंडेंट नहीं हुई है, मार्केट में भी वही कंट्री सक्सेसफुल हो रहे जिसने अपने आप को परिवर्तन कर लिया है। जैसे भारत ऐसा देश, भारत आज अपने पैरों पर खड़ा हो गया, $600 बिलियन उसके फॉरेन रिजर्व में है, दुनिया के पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। इंग्लैंड, फ्रांस और कौन से कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये सब भारत से पीछे हैं। कैन यू इमेजिन? रशिया, ये दीज आर ऑल बिहाइंड इंडिया। और आज इंडिया, अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी, ये हमसे 4 आगे 5वें नंबर पर हम खड़े हैं। तो आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में वही देश इस डिपेंडेंसी साइकिल से बाहर निकल पाए जिन्होंने अपने देश को परिवर्तन करने का प्रयास किया, सकारात्मक दिशा में ले गए, जिन्होंने अपनी इकोनॉमी को मजबूत करा, जिन्होंने अपने देश में स्वावलंबन बढ़ाया। हमारे देश में जैसे पहले तो सरदार मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी, उन्होंने लुकीज पॉलिसी चलाया। सबसे पहले तो नरसिम्हा राव की सरकार थी जिसने ग्लोबलाइजेशन को स्वीकार किया और हमारे यहाँ परिवर्तन लाना शुरू किए, है ना। उसके बाद जब मनमोहन सिंह जी आए तब उन्होंने लुकीज पॉलिसी चलाई, 1990 के दशक से ही शुरू हो गई थी लुकीज पॉलिसी। उसके बाद जब अटल जी की सरकार आई उन्होंने भी इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया।
उन्होंने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। फिर जब मोदी जी की सरकार आई तो बहुत तेजी से परिवर्तन हुआ। उन्होंने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट कर दिया, उन्होंने मेक इन इंडिया कर दिया, उन्होंने फिर एक और क्या किया, वोकल फॉर लोकल किया, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत किया। तो जिन देशों में इस प्रकार की पॉलिसीज को कॉन्शियसली कल्टीवेट करा गई है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करी गई है, और एक सरकार नहीं अनेक सरकारों के द्वारा 20-30 सालों में जिन देशों में बहुत ही, जिसे आप कह ले, परिश्रम से और बिल्कुल एकदम कठोरता से पॉलिसी, कठोरता मतलब है रिलीजियसली मिशनरी जील से चलाई गई, केवल उन्हीं देशों में परिवर्तन आ रहा है। ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी में आज वो देश अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं। अन्यथा डिपेंडेंसी थ्योरी आज के समय में भी कहीं ना कहीं इसका रेलिवेंस है। हमारे अगल बगल बहुत सारे देश हैं जो आज भी या तो बड़े बड़े महाशक्तियों के कर्ज में डूबे हैं, उनके जाल में फंस गए हैं, और आज भी गुलामी के दौर से गुजर रहे हैं, और लगभग वो अभी रहेंगे जब तक उनके यहाँ एक ऑनेस्ट यानी लीडरशिप नहीं हो, पॉलिटिकल लीडरशिप, जब तक ऑनेस्ट पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं होगी, और उस लीडरशिप के द्वारा जब तक एक सेल्फ रिलायंट, एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में इकोनॉमिक पॉलिसीज को आगे बढ़ाने की योजना नहीं बनाई जाएगी। तो इसलिए पॉलिटिकल लीडरशिप और इकोनॉमिक पॉलिसीज, जब तक ये दोनों का गठजोड़ नहीं होगा तब तक वो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए आज के संदर्भ में भी ये डिपेंडेंसी थ्योरी रेलिवेंट है। भले ही उतना विकराल रूप नहीं है जैसे कॉलोनियलिज्म के पीरियड में था, लेकिन फिर भी हम इसको देख सकते हैं आज भी है, और अभी कुछ वर्षों तक रहेगी, जब तक राष्ट्र को इस बात का आभास नहीं होगा हमें गुलामी के दौर से निकलना है। और जब तक उनको आभास नहीं होगा और उस प्रकार के कार्य नहीं किए जाएंगे, तब तक वो इसी गर्त में पड़े रहेंगे और हमेशा वो दूसरे देशों के आश्रित रहेंगे, उनकी गुलामी में रहेंगे। तो आज की बात प्रिय विद्यार्थियों यहीं समाप्त कर रहे हैं, और अगले लेक्चर में हम आपसे वर्ल्ड सिस्टम्स थ्योरी के बारे में बात करेंगे। इसी का ही आपके लिए एडवांस रूप है जो इमैनुअल वॉलरस्टीन ने दिया था 1970 के दशक में। तो हमें दोनों में अंतर समझना है, अंतर कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, इसी डिपेंडेंसी थ्योरी का एक पार्ट है। ये व्यापक लेवल पर वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी गई है, क्योंकि ये जो कोर पेरिफेरी का सिद्धांत है, इससे एक स्टेप आगे जाकर ये इमैनुअल वॉलरस्टीन ने अपना सिद्धांत दिया जिसको कहा वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। तो अगले लेक्चर में हम उसके बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर अटेंशन। थैंक्स अ लॉट।